नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक इन आवर सीएमए सेशन। और आज जो है हमारे ख़ास बच्चे जो कि रेफ्रेशर वाले हैं वो भी जो है यहाँ पर मौजूद हैं। तो आज हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने सबक को। तो ये एक स्ट्रैटेजी बेटा रहेगी, अगर आप लोग ये ऑनलाइन ले रहे हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जो ऑनलाइन ले रहे हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल स्ट्रेट अवे, और जो रिकॉर्डेड भी ले रहे हैं तो उनके लिए खास दरख्वास्त होगी कि चूँकि हमारे यहाँ पर जो ये एक उर्फ कायम हो गया है कि हम जो है इंतज़ार करते हैं कि हमारा पेपर जो है जब तक रिजल्ट ना आए हम क्लासेस ना लें, और इवन दो जो बच्चा नया ले रहा होता है ना वो भी इंतज़ार करता है। ये गलत उर्फ है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। जबकि आपको नए पेपर ऑप्ट करने हैं तो आप फौरी तौर पर क्लासेस ले लें, ठीक है। और ये चीज़ जो है आपका तकरीबन एक डेढ़ महीना ज़ाया कर देती है। और ये एक डेढ़ महीने में क्या होता है, ये जो आपका पूरा सिलेबस जो है वो किस तरीके से चलता है। देखें अभी हम जो है, मैं आपको अपना ज़ाती बताऊं तो हम ओवरहेड तकरीबन ख़त्म कर चुके हैं, ओवरहेड की चीज़ें पढ़ चुके हैं एक्सेप्ट ऑफ एंट्री। वो तो जब हम लोग जो एंट्री का एक स्पेशल चैप्टर है उसको जब डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर बता देंगे। और ओवरहेड की कोई खास एंट्रियाँ होती नहीं है, सीधी सीधी वर्किंग ज़्यादा है, एंट्री कम है। मैकेनिकल टाइप का वो है, मैकेनिकल टाइप की वर्किंग होती है, बहुत ज़्यादा इसमें सरखापाई नहीं होती। जितने टेक्निकल क्वेश्चन हो सकते थे, और क्योंकि मैंने अपनी आदत बताई थी कि मैं सिर्फ हर नस्ल का एक क्वेश्चन कराऊंगा, मैं रिपीटेटिव क्वेश्चन कराने का आदी नहीं हूँ, ना मैं करवाने का, ना मैं किसी को करने की तरगीब देता हूँ। मैं कहता हूँ अगर आपसे समझ में नहीं आ रहा और आपको वो सवाल जो टीचर ने कर रहा वो समझ में नहीं आ रहा और आपसे नहीं हल हो रहा, या आपने उसकी वीडियो देख ली, तो आप फिर सिमिलर कर सकते हैं। वो एक समझ आती है कि वो एक आप टीचर वाले सवाल को किसी और सवाल पर टेक्निक को अप्लाई करेंगे। लेकिन कोशिश करें अपने दिमाग को चैलेंज में डालें, जब तक डालेंगे नहीं ये काम नहीं करेगा। इंसान एक बड़ी कॉम्प्लेक्स मशीन है, और कॉम्प्लेक्स मशीनें जो होती हैं ना, ये अल्लाह ताला ने ऐसी मशीन बनाई है जिसका कोई टेक्निकली है ना, हम आप लोग पता नहीं कंप्यूटर की दुनिया में है या नहीं है, लेकिन कंप्यूटर की दुनिया में एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं ओवरक्लॉकिंग। प्रोसेसर की दुनिया में जो लोग इस चीज़ को रिलेट करते हैं, जो लोग गेमिंग करते हैं, उनको पता होगा कि जीपीयू में ओवरक्लॉकिंग क्या होती है, सीपीयू में ओवरक्लॉकिंग क्या होती है। तो बेसिकली इंसान के लिए ओवरक्लॉकिंग का ही कॉन्सेप्ट है, वो हर वक्त ओवरक्लॉकिंग में जा सकता है, इसके लिए कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। हाँ ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी कैपेसिटी बढ़ती चली जाती है, लेकिन वो कर सकता है। तो थोड़ा सा मुराकबे के साथ, थोड़ा सा मुराकबे से मुराद यही है जो हम मेडिटेशन जनरली इसको कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ अगर आप किसी भी चीज को ध्यान से करें तो टेक्निकली वो मुराकबा बन ही जाता है, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा अपने आप पर ध्यान दें और प्रैक्टिस करें और चीज़ों को गौर से करें तो इंशाल्लाह अज़ वजल जो है चीज़ों को आप अडॉप्ट कर लेंगे। मेरी ख्वाहिश ये होगी कि इस क्लासेस को शुरू करने से पहले आप लोग जो है कम अज़ कम मटेरियल और लेबर कर लें। क्योंकि आप रेफ्रेशर के बच्चे हैं तो इट इज़ नॉट, जो खास करके रेफ्रेशर के बच्चों को मुखातिब हूँ, इट इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग फॉर यू, बट मैं चाहूँगा कि अगर आप कर लेंगे तो आप लोगों के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त काम हो जाएगा। एक आपको और बात बताता हूँ, देखो बाज औकात है ना, हम ओवर कॉन्फिडेंट में मार खाते हैं। ये रिफ्रेशर के बच्चों के लिए भी कह रहा हूँ और फ्रेश बच्चे जो हैं उनके लिए भी कह रहा हूँ। देखें, जब हम लोग बहुत ज्यादा जो है ना ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं ना किसी क्वेश्चन में या किसी टॉपिक में, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं इसमें तो तुम्हें कोई हरा ही नहीं सकता, हम उसको पढ़ने का भी दोबारा जहमत नहीं करते। अगर रेफ्रेशर में हो गया हो मसला, रेफ्रेशर वाला हो जाए। और जो नए बच्चे हैं वो भी अगर उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, वो बोलते हैं बस जान छूटी, जान नहीं छूटेगी भाई। आप उनके कॉम्प्लेक्स सवालात को लिख के रख लें, साइड पे कर लें, और रिवीजन के वक्त भी उसको रिवाइज कीजिएगा। और अगर कोई सवालों में मुश्किल आ रही है तो इसको वक्तन फवक्तन रिवाइज कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन टॉ में ना लग जाना किसी सवाल की, भाई ये जो है ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, कम टू मी, आई विल टेल यू हाउ इट इज सपोज टू बी डन, ठीक है। परेशान होने की नीड नहीं है। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग करवा ली थी। अच्छा देखिए, एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग क्या होती है, हमने लास्ट क्लास में भी ये मैंने आपको बात जो है बावर करवाई थी कि देखें, ओवरहेड में जब हम चीजों का ओवरहेड रेट बनाते हैं तो जनरल हमने देखा, या तो वो कहता है एक्टिविटी लेवल पे आप ओवरहेड रेट बना दो, यानी कि आप कितने यूनिट्स में एक्टिविटी लेवल, जब भी एक्टिविटी लेवल कह रहा हूँ, सॉरी एक्टिविटी लेवल तो एक ब्रॉड टर्म हो जाएगी बहुत ज्यादा, इसको थोड़ा सा उसको सादा कर लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं, अज्यूम कीजिए, देखो इसमें अज्यूमशन लेनी है कुछ भी नहीं। हम क्या कहते हैं भाई, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है ओवरहेड के अंदर, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि या वो स्पेसिफिक ओवरहेड है या वो कॉमन ओवरहेड है, ठीक है। तो जब स्पेसिफिक ओवरहेड होता है
तो वो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में एब्जॉर्ब हो जाता है, उसको कोई एलोकेट करने की नीड नहीं होती। तो इसको तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना होता है, वहां पर सीधा सीधा उसको उसके अंदर पोस्ट कर देना या राइट कर देना, या आप उसको कह लें गिवन होता है, इसको कोई आपको एलोकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओवरहेड के अंदर इस चीज को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है, गिवन होता है सवाल के अंदर। मिसाल के तौर पर आपके पास आइडेंटिफाइड है कि रेप्रिसिएशन किसका कितना कहाँ लगेगा, खत्म हो गई बात। अब आपको थोड़ी वो करना, आमतौर पर कंपनीज में भी डिफाइंड होता है किस मशीन का कितना डेप्रिसिएशन है, वो डिफाइंड होता है। लेकिन बिल्डिंग के अंदर डिफाइन नहीं हो सकता, क्यों? जिस जगह पर ये सारी मशीनें पड़ी हैं तो वहां पर कैसे उस बिल्डिंग का कैसे डेप्रिसिएशन डिवाइड होगा, उसको देखेंगे। ठीक है, तो देखो एक होते हैं स्पेसिफिक ओवरहेड और एक होते हैं कॉमन ओवरहेड। ये सारी बहसें मैं कर चुका हूँ ओवरहेड के अंदर, सिर्फ इसको तमहीदी तौर पर जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको कनेक्ट करके बताना है आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से। और एक छोटी छोटे सवालात करेंगे, वो सवाल तकरीबन मेरे ही कुछ जगहों से मैंने उसको बनाया है, जो कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है ना, आईकेप में बहुत जमाना कदीमी से नहीं है, बहुत जमाना कदीमी से नहीं है, इसको जहन में रख लीजिएगा। आप स्टडी टेक्स्ट उठाएंगे ना, उसमें 2 अटेम्प्ट पुराना एक एग्जाम्पल डाला हुआ बस, बहुत ज्यादा जमाने से नहीं है वो कभी भी। लेकिन मसला ये है कि चूंकि ये सवाल जो है आ सकता है और अच्छा सवाल बन सकता है इससे, तो इसी सबब से मैं कहता हूं कि इसको लोग प्रैक्टिस करें। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, कोस्ट पूल क्या होते हैं, ठीक है, कोस्ट ड्राइवर क्या होते हैं, कोस्ट पूल से कोस्ट ड्राइवर की कोस्ट किस तरीके से, बेसिक सी बातें होती हैं, वो आपको थ्योरेटिकल फंसा सकता है, कोई बड़ी चीज थोड़ी है उसके लिए। आईकेप का तो एक देखिए, आईकेप में काम क्या है, वो आपकी सिर्फ कंटेंट टेस्टिंग नहीं करता, वो एप्लीकेशन टेस्टिंग करता है, स्ट्रेस टेस्टिंग करता है। अगर कंटेंट टेस्टिंग करनी हो, मैं कहता हूँ आप लोग से अच्छा कोई कंटेंट लिखता नहीं होगा भाई, इस जदीद दौर के पैदा हुए लोग हो तुम लोग। ठीक है, कॉमन ओवरहेड में हम क्या करते हैं, इसको किसी बेसिस पे क्या करते हैं, बेसिकली एलोकेट करते हैं। यानी कि यहाँ पर 2 बातें हैं, एक तो हमें एलोकेट करना होता है और उसके लिए हमें चाहिए कोई एलोकेशन बेसिस। मैंने इसकी मिसाल कार वाली दी है भाई, 4 लोग हैं, एक हैदराबाद से ट्रेवल करता है इस्लामाबाद तक, एक कराची से करता है इस्लामाबाद तक, एक करता है लाहौर से इस्लामाबाद तक। अब कराची से लेके अपना एक लड़का चला, उसने गाड़ी ड्राइव करना शुरू की, एक ने हैदराबाद से उठाया, फिर लाहौर से उठाया, फिर वो इस्लामाबाद पहुंचा, मिसाल कर रहा हूँ। तो अब वो कहेगा हम तीनों में बराबर तकसीम होगा, तो ये सही नहीं है। रीजन है ना, सही क्यों नहीं है? वो कहेगा भाई कराची से हैदराबाद का जो 150 किलोमीटर है वो माइनस कर दो आप, क्योंकि उसमें तो मैं था ही नहीं गाड़ी में। ठीक है, तो जाने का 150 माइनस करो, आने का 150 माइनस करो, तो किलोमीटर्स की बेसिस अलग बन जाएंगी और पर किलोमीटर पे वो एवरेज अलग तरीके से तकसीम होगी। एक जनरल मैंने बताया था इसके बारे में, और ऐसे ही होता है। ठीक है, कंपनी में जो जितना उस कॉस्ट को इनकर करने का सबब बनता है, देखो थ्योरेटिकली, एक्चुअली तो आप लगा ही नहीं सकते पता। एक्चुअल पता लगा सकते होते तो एलोकेट थोड़ी करते आप तो एक्चुअली उसको डायरेक्टली बताते ये तेरा ही खर्चा है, एलोकेशन की जरूरत ही कब पड़ती है? जब आपको आप एस्टिमेट कर रहे हो ना, आप एलोकेट कैसे कर रहे हो, एस्टिमेटेड बेसिस पे कर रहे हो, तो इसकी एस्टिमेट बहुत रिलायबल हो सकती है, बहुत रिलायबल। लेकिन एक जहन में याद रखिएगा, रिलायबल एस्टिमेट्स आर आल्सो एस्टिमेट्स। ये बात आपको समझ में आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी, परेशान ना हो। ये कोई ऐसी बहस नहीं है कि मैं ये अपना क्या नाम है, मैं कहूंगा प्लस तो आप कहेंगी माइनस, या आप कहेंगे माइनस, ये ऐसी कोई बहस है नहीं बाय द वे। ठीक है, तो ये सारी चीजें बस आपको जहन बावर करानी थी। अब देखें, बेसिस ऑफ एलोकेशन जो हम एलोकेट कर रहे थे, तो वहां पर उसने बताया कि आम तौर पर क्या होता है, ये 4-5 बेसिस यूज होती हैं। कौन कौन सी यूज होती हैं? उसने बोला देखो, एक तो एलोकेशन की बेस यूज होती है, जैसे फ्लोर का एरिया हो गया। मैंने बोला ठीक है। इसने बोला और क्या यूज होती है? मैंने कहा भाई ये जो है आपकी क्या कहते हैं, सॉर्ट ऑफ, लेट सपोज करो इलेक्ट्रिसिटी के कितने आर कंज्यूम किए वगैरह। ठीक है, बहुत सारे हुए, ये एलोकेशन भी मैंने कर दी। ठीक है, अब एलोकेशन के बाद अब आई सर्विस कॉस्ट, सर्विस डिपार्टमेंट्स की बारी। सर्विस डिपार्टमेंट कौन होते हैं? ये वो डिपार्टमेंट होते हैं जो टेक्निकली प्रोडक्शन नहीं करते हैं। टेक्निकली क्या नहीं करते? प्रोडक्शन नहीं करते हैं, बल्कि प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट को सर्व करते हैं। ठीक है, जब प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट को सर्व करते हैं, तो यहां पर हम जो है कोई बेसिस निकालते हैं कि वो किस बेसिस पे इनको सर्व कर रहे हैं। आप देखिए यहां पर ओवरहेड का सवाल और जो है आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का सवाल डिफरेंशिएट ही यही होता है, वो डिफरेंशिएट यही होता है और कहीं नहीं होता। ऊपर की सारी बहसें सेम है, कोई मसला नहीं। मसला कहाँ है?
ये एलोकेशन के अंदर कोई ऐसी चीज हो, कोई ऐसी बेस हो जो बहुत जेनेरिक हो, ठीक है, और यहां पर आप उसको क्या कर सकते हो, स्पेसिफिक। या फिर ये जो सर्विस डिपार्टमेंट की जो बेसिस हो वो काफी जेनेरिक हो, और आप उसको क्या कर सकते हो, स्पेसिफिक कर सकते हो। ये जेनेरिक और स्पेसिफिक क्या है, देखें, जनरली आपने जैसे बोल दिया फ्लोर एरिया, ठीक है, फिर इसी तरीके से आपने, मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का बोल दिया, देखो ये जनरली एलोकेशन इस तरीके से होती है, लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनकी इस तरीके से एलोकेशन नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर फैक्ट्री में परचेज डिपार्टमेंट है सेंट्रलाइज, ठीक है। अब देखो परचेज, आप कभी भी किसी फैक्ट्री का विजिट करोगे तो वहां पर कुछ डिपार्टमेंट की कॉस्ट ऐसी होती है जो स्पेसिफिक होती है, कुछ सेंट्रलाइज हो जाती है। जब सेंट्रलाइज होती है ना तो वहीं पर ही फड्डा आता है। अब उसकी एलोकेशन कैसे हो, अब एलोकेशन में नॉर्मली कंपनीज क्या करती हैं, कोई भी एक्टिविटी बेस के ऊपर नहीं जाना चाहता। एक्टिविटी बेस बहुत सरदर्दी का काम है भाई, इतना आसान काम नहीं है। तो यहाँ पर वो कोई बेसिस डिसाइड कर लेते हैं कि यार ये हमारा बिजनेस जो सेल की परसेंटेज है उस पर ले लो, जो प्रोडक्शन आर की परसेंटेज है उस पर ले लो, कोई प्रोडक्शन की क्वांटिटी की परसेंटेज है अगर सिमिलर टाइप के गुड्स है उसमें ले लो। जैसे मेरी कंपनी में नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता भाई, मेरी कंपनी में बिस्किट भी बनते हैं, प्लास्टिक के फॉइल भी बनते हैं, प्लास्टिक की फिल्म भी बनती है। अब ये दोनों की बेसिस ही अलग अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। मेरी कंपनी में आटा भी बनता है, ठीक है। अब मैं अगर उसको बात करता हूं तो उस सूरत हाल में क्या होगा, हम उसको इस बेसिस पे तकसीम नहीं कर सकते। तो वहां पर कोई ना कोई बेसिस डिसाइड कर लेते हैं, सम टाइम परसेंटेज होती है, सम टाइम आर होती है, सम टाइम वर्किंग कैपिटल, बहुत सारी बेसिस यूज हो सकती हैं। अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या कहता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि ये ओवरहेड ही की ओवरहेड को ही बांटना है, ठीक है। ये ओवरहेड को क्या करना है, बांटना है, और खास करके किसमें काम आता है, सर्विस डिपार्टमेंट खास करके। लेकिन वो कहता है कि आप उस कोस्ट के ड्राइवर को लो जो सूटेबल है। अब ये क्या सर आपने वर्ड बोल दिया, देखो इस पूरे चैप्टर में आप दो बहसों को जरूर पढ़ोगे, एक का नाम है कोस्ट पूल और एक का नाम है कोस्ट ड्राइवर, बस ये दो बहसों को जरूर पढ़ोगे। कोस्ट पूल क्या है, मिसाल के तौर पर कोई खर्चा किसी फंक्शन के साथ एसोसिएटेड है, तो उस फंक्शन को आप कह सकते हो कि ये जितने भी इसके खर्चे हैं ये एक पूल बन गया ना, तो ये कहलाएगा कॉस्ट पूल। मिसाल के तौर पर आईटी डिपार्टमेंट है, आप बोलोगे सर कंपनी में तो सेंट्रलाइज आईटी डिपार्टमेंट होता है ना, फिर रुको तो सेंट्रलाइज वाले की कहानी बाद में बताऊंगा। अज्यूम कर लेते हैं कि चूंकि आजकल ईआरपी का जमाना है, एमआरपी का जमाना है, ठीक है। एमआरपी क्या होता है, मटेरियल, ईआरपी के अंदर ही एमआरपी होता है, आसान लफ्जों में यूं समझ लो, ठीक है, आसान लफ्जों में। तो एमआरपी का जमाना है, तो इसमें क्या होता है बेटा, इसके अंदर आप लोगों ने आपके वहां पर आपको लोग ऐसे बिठाने पड़ते हैं जो वहां पर रियल टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम सॉल्व कर। आईटी में दो फील्ड्स होती हैं, एक ईआरपी के प्रॉब्लम्स होते हैं, एक इंफ्रा के प्रॉब्लम्स होते हैं। कनेक्टिविटी है, माउस खराब हो गया, कीबोर्ड खराब हो गया, स्क्रीन नहीं आ रही, मशीन मेल फंक्शन कर गई वगैरह, हाँ बहुत सारी चीजें होती हैं। अब आपने वो बंदा बैठाया हुआ है। अब देखो वहां पर ऐसा तो नहीं है, अगर मिसाल है एक कंपनी है, ठीक है, उसके 4 यूनिट लगे हुए हैं, यूनिट ए लगा हुआ है, बी लगा हुआ है, सी लगा हुआ है, डी लगा हुआ है। अब मुझे एक बात बता, क्या अगर आईटी का खर्चा आता है, लेट सपोज करो 10 मिलियन, ठीक है, तो ऐसा करें कि हम इसको 2.5 इसको दे दें, 2.5 इसको दे दें, 2.5 इसको दे दें, या 2.5 इसको दे दें। अब किसी ने बोला क्यों दिया, हमने बोला 4 है, तकसीम कर लिया, सीधा सीधा हिंसा है। अरे भाई ऐसा नहीं है, ऐसा करना भी ठीक नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा है कि आप इसको ये बयान करना चाह रहे हो कि ये एक ऐसा सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट है, समझिएगा, ये एक ऐसा सेंट्रलाइज डिपार्टमेंट है जिसकी कॉस्ट कहीं और चार्ज ही नहीं हो सकती, इसको हम कहीं से ट्रेस ही नहीं कर सकते, ठीक है। मैं इसकी मिसाल भी दे देता हूं आपको, क्लीनिंग डिपार्टमेंट देखें, क्लीनिंग डिपार्टमेंट में भी हो जाती है, लेकिन अज्यूम कर लेते हैं क्लीनिंग का आप लोगों ने एक मिसाल है, एडमिन स्टाफ होता है ना, उसके अंदर एक क्लीनिंग वाले भी लड़के होते हैं जिसको हम जेनिटोरियल स्टाफ कहते हैं, ठीक है। अब जेनिटोरियल स्टाफ क्या करता है, वो आपकी सफाई सुथराई के नजाफत का एहतमाम करता है। असल में हमारे यहाँ पर जो है खास तौर पर एक बुरा वर्ड भंगी यूज किया जाता है, मैं इसको यूज करने का कायल नहीं हूँ। किसी जमाने में हम भी इसको बेहतियाती में यूज कर दिया करते थे, लेकिन सोचा जाए तो वो बंदा आपकी नजाफत का एहतमाम करता, ताकि आप जो है आप जाओ तो आपको फील अच्छा हो। तो बहरहाल ये जेनिटोरियल स्टाफ होता है।
एंड दीज आर गुड पीपल जो आप लोगों की नज़ाफत का एहतमाम करते हैं कि किसी तरीके से जो है आप लोग जो है वहाँ जाए तो यू शुड फील गुड। और वहाँ पर जो है सारे मामला जो है टिशू वगैरह है, क्लीनिंग है, फ्लोर क्लीनिंग है, टॉयलेट वॉशरूम वगैरह की क्लीनिंग है, ये सारे काम करते हैं। तो इनका कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है? इनको कहा जाता है भाई, या आमतौर पर कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ होता है, क्लीनिंग स्टाफ है लेट्स से, ठीक है। कंपनी ने क्या किया हुआ है, दूसरी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है थर्ड पार्टी से, उसने उसको कहा भाईजान आप हमें 2 सुपरवाइजर दे दें, ठीक है, और जो है आप हमें 10 स्टाफ दे दें, सही है। मिसाल कर लेते हैं ऐसे। अब देखो 2 सुपरवाइजर है, 10 स्टाफ है। अब देखो ये अगर यहाँ पर 3 स्टाफ लगता है, यहाँ पर लगता है 2 स्टाफ, यहाँ पर लगता है 4 स्टाफ और यहाँ लगता है 1 स्टाफ। तो अब ये 2.25 2.5 2.5 2.5 वाली अगर मैं इसी पे थ्योरी अप्लाई करूं तो गलत नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। क्योंकि देखें यहाँ पर आपने कॉस्ट पूल तो आइडेंटिफाई कर लिया, कॉस्ट पूल तो आपको मिल गया था कि 10 मिलियन है, लेकिन आपका जो कॉस्ट ड्राइवर है ना, जो उस कॉस्ट को बिल्ड करता है, जो उस कॉस्ट को क्या करता है, बिल्ड कर रहा है, वो क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एसोसिएटेड। ये और भी तरीकों से हो सकता है। मिसाल के तौर पर एक और हम बनाते हैं छोटा सा सिनेरियो, जैसे मैं आईटी की बात कर रहा था, आईटी को ही ले लेते हैं, इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल बन जाती है। आईटी में क्या होता है, जब आप किसी कंपनी में काम करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, यहाँ से क्वालिफाई होंगे, अच्छी जगह जाएंगे, पता नहीं दुआओं में याद रखेंगे या नहीं रखेंगे, लेकिन व्हाट्सएवर अज्यूम कर लेते हैं कि आप लोग किसी अच्छी जगह जाते हैं, तो आप जब आईटी में काम, आईटी वालों को कहेंगे ना मेरा ये काम कर दें, वो आपको कहेगा आप टिकट रेस करें। क्या करें? टिकट रेस करें। सर ये वर्ड देखो बेटा, जो फ्रीलांसिंग से एसोसिएटेड लोग हैं वो समझते हैं कस्टमर सपोर्ट क्या होता है, टिकट रेस करना क्या होता है। आमतौर पर आप समझ ले कंप्लेन रेस करें, तो उनके पास कंप्लेन का काउंटर होता है। क्या होता है? कंप्लेन का एक काउंटर होता है। अब मिसाल के तौर पर इस डिपार्टमेंट ने 4 कंप्लेन रेस की, इसने 5 रेस की, इसने 10 रेस की और इसने फकत 1 रेस की, तो ये बन गई 20 कंप्लेन्स, ऐसे ही है। अब 20 कंप्लेन रेस की और मान लेते हैं कोई 10 मिलियन का खर्चा आया। अब बोलोगे तो बहुत ज्यादा है, मैं तो एक ही फर्जी नंबर ले रहा हूं ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको पहले 10 से डिवाइड करते हैं, जितना इसमें बनता है, जितना इसमें बनता है, जितना इसमें बनता है और जितना इसमें बनता है उसको देना चाहिए। ये 2.5 वाली थ्योरी सही नहीं है, क्योंकि यहां पर आपके पास एक क्या अवेलेबल है, कॉस्ट ड्राइवर। ये कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है? बेसिकली देखो, कॉस्ट ड्राइवर वो एक्टिविटी होती है जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सर क्या ये कॉस्ट ड्राइवर बिल्कुल एक्यूरेट होता है? नहीं, ये भी मैं आपको बता दूं नहीं होता। यानी कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग समहाउ आपको रियलिटी की तरफ ले जाती है। क्या पूरा का पूरा रियलिटी की तरफ ले जाती है? बिल्कुल नहीं। तो ये 10-15 मिनट की बहस करने का फकत मकसद ये था कि आप लोगों को एक आइडिया हो कि ABC यानी जिसको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहते हैं, वो कोई नया टॉपिक नहीं है, वो एक पुराना टॉपिक ही है, फकत ये उसकी एक्सटेंडेड लैग है। जो बच्चे ए लेवल्स करके आते हैं वो ABC कॉस्टिंग पढ़ के आते हैं। जिन लोगों ने ICMAP कर छोड़ा हो या ACCA थोड़ा बहुत पढ़ा हो, वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से मानूस होते हैं, ठीक है। लेकिन समहाउ हमारे पास बच्चे डायरेक्ट इंटर से आ रहे होते हैं, एज यू नो ICAP की पॉलिसी बिल्कुल डिफर करती है, जो कि मेरा ख्याल है अच्छा भी है। लेकिन समहाउ आप किसी कुछ ममालिक में ऐसा भी है, खास करके मेरा ख्याल है USA वगैरह में ऐसा है कि आप डायरेक्ट CPA नहीं कर सकते हैं। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है वहां पर जो है 14 ईयर्स का मेरा ख्याल है कुछ हिसाब किताब है, या फिर आप यूनिवर्सिटी पूरा पढ़ के आते हैं तो भी आपको कुछ 1-1.5 साल पढ़ना पड़ता है, फिर आप CPA कर सकते हैं। जस्ट तो मजे की बात बताई क्या है? मजे की बात यह है कि USA में ऐसा होने से है ना आप लोगों को फायदा पहुंचा है। अभी पूरी दुनिया में अकाउंटेंट शॉर्ट है। भाई क्यों शॉर्ट है अकाउंटेंट? अकाउंटेंट की डिग्री यानी अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट लेना, आप तो सर्टिफिकेट ही कंसिडर करें, अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट लेना, उसके मेंबरशिप लाइसेंस लेना इज अ वे मोर टाइम गेनिंग देन टू गेट एनी अदर डिग्री। क्योंकि आप कनाडा में चले जाएं, आप USA में चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, सब जगह पर तकरीबन ये है कि आपको अगर 4 साल में BScs हो जाते हो, किसी भी BS कर लेते हो, आप BA कर लेते हो, BA बैचलर कर लेते हो किसी भी फील्ड के अंदर,
तो वहां पर 4 साल के बाद जो आप अगर थोड़ा सा आप तेज तर्रार होते हो और आप एक दो सर्टिफिकेशन छोटी मोटी पकड़ लेते हो तो यू विल गेट द सेम जॉब एज द सीपीए डज। क्योंकि दुनिया भर में जो है चार्ट अकाउंटेंट सेम ही पे नहीं होते हैं। हम बाज वक्त कंपेयर करते हैं ना किसी को, हम अपनी करेंसी से कंपेयर करते हैं, लेकिन अगर हम उन्हीं की रेस्पेक्टिव करेंसी से रिस्पेक्टिव लेवल ऑफ जॉब्स को देखें तो आपको पता चलेगा कि अकाउंटेंट्स विद रिस्पेक्ट टू देयर एक्सपीरियंस और एफर्ट जो है कम कमाते हैं दुनिया में आज भी। हाँ किसी लेवल पे जाके शायद बढ़ भी जाते हो, लेकिन इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ, मेरा ओपिनियन है। यू माइट यूज द गूगल और एनी अदर सर्वे एज वेल, बट मेरा ये एक जेनेरिक ओपिनियन है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर मैंने दो बातों को, दो बहसों को समझा है। ये कॉस्ट ड्राइवर क्या है, कॉस्ट पूल क्या है। आपको ज्यादा बहसें पढ़नी है कोई मसला नहीं है, आई कैप का उठाएं स्टडी टेक्स। सर आप ही बता दो उसमें से, भाई मैंने मोटी मोटी बातें बता दी। मैं अगर इस स्टडी टेक्स्ट की बिल्कुल ट्रो में लग जाऊंगा, क्योंकि ये पेपर ज्यादातर जो है डिटेल करता है कि आपने प्रैक्टिस कितनी की है, इसी सबब से मैं आपको सीधा सीधा कुछ एक बेसिक से क्वेश्चन की तरफ लेके चलूंगा, फिर हम उसको एडवांस एडवांस लेके चलते चले जाएंगे। और ये जो है इंशाल्लाह जो है ये आपके पास क्वेश्चन लग जाएगा। मैंने क्वेश्चन आपकी खिदमत में मैं थोड़ा सा इसको प्रेजेंट करता हूँ। ये इस नाचीज की एक कोशिश है। इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल आपको मज़ा आएगा, देखने में मज़ा आएगा, क्वेश्चन भी करने में मज़ा आएगा। तो ये मैं ज़रा क्वेश्चन को दिखाता हूँ आपको। तो आपको मेरा ख्याल है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बिल्कुल शो है। अब देखें ये पूरा ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। हम इस क्वेश्चन का थोड़ा सा पोस्टमार्टम करेंगे और आपको इसी क्वेश्चन से ही चीज़ें समझाऊंगा। मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाऊंगा। अगर किसी बच्चे ने ओवरहेड पढ़ लिया है, नहीं पढ़ा है, तो खुदा के वास्ते अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर सुन रहे हो, खुदा के वास्ते यहीं पॉज करो, शाबाश जाओ पहले ओवरहेड के लेक्चर रिवाइज करके आओ। क्योंकि अभी जो होने वाला है ना वो आपको समझ आएगा नहीं, और समझ में नहीं आएगा तो फिर आप लोग बोलेंगे यार ये टीचर हमारे साथ ज्यादती कर गया। भाई ये चीजें लिंक्ड है, तो इट इज नॉट गुड टू रिपीट ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग दैट यू हैव डन विद योर ओवरहेड थिंग्स, तो ये आपको फिर बड़ा आसान लगेगा। वरना आप कर लें, रिवाइज कर लें बेटा। आपने जब अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं तो फिर आप अगर कोई क्वेश्चन चाहें तो पूछ सकते हैं, लेकिन मेरा जाती ख्याल है कि आप लोग जो है जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो बेचारे ठंडे बैठे हैं, वो शायद इससे पहले से ही मानूस है। तो आप जो है बस एक चीज को मलहूज खातिर रखें कि खुदारा आप लोगों ने क्या नहीं करना, आप लोगों ने पहले चीजों से रिलेटेड चीजें पढ़नी है, वरना आप लोग हो जाएंगे परेशान। अच्छा देखिए इस सवाल को थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं। ये क्या कहता है, द गैजेट कंपनी, द गैजेट कंपनी प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट बनाते हैं। ये इसका नाम देखें, ए बी और सी, सीधा सीधा नाम है। अच्छा मजे की बात, ऑल मेड फ्रॉम सेम मटेरियल। ये कोई बड़ा अजीब प्रोडक्ट है, सेम ही मटेरियल से बनता है, ठीक है। ये 3 प्रोडक्ट बनाते हैं, एक बनाते हैं गुटखा, एक बनाते हैं मावा, और उसमें 2 कैटेगरी बनाते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऐसे ही प्रोडक्ट होते हैं ना भाई। सबसे हाई प्रॉफिट मार्जिन, 100% के मार्जिन, ठीक है। 100% के, सॉरी 100% का मार्जिन किस हो सकता है भाई, 50-50%, 50-60-70% के मार्जिन। अब आ जाते हैं, until now it has been used traditional absorption costing to allocate overhead to its product। ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होती है, वही ओवरहेड को ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहते हैं। कोई नई चीज नहीं है भाई, कोई नई चीज नहीं है। मैं वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं, कोई नई चीज नहीं है। अगर आपको ओवरहेड आता है तो कोई मसला नहीं है। अब कंपनी जब ट्रेडिशनल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन करती है तो वो कोई ना कोई बेसिस डिसाइड कर लेती है और उसी बेसिस पे एब्जॉर्ब करवाती है। अब वो आगे बताता है क्यों, क्या मसला क्या है। वो कहता है भाई द कंपनी इज नाउ कंसिडरिंग एन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम इन द होप दैट इट विल improve profitability। इंफॉर्मेशन फॉर द 3 प्रोडक्ट द लास्ट ईयर एज फॉलोज। अच्छा एक बात को जहन में और रखिएगा, मैंने ओवरहेड बात पढ़ा, ओवरहेड पढ़ाते हुए एक बात समझाई थी कि अगर आप कॉस्टिंग सही करते हैं तो वो आपको प्राइसिंग सही करने में मदद देता है। बात बिल्कुल समझ आती है। आपका चिप्स का ठिया है, मिसाल कर लेते हैं आप लोगों ने एक छोटा सा चिप्स का ठिया खोला है, ठीक है, और उस चिप्स के ठिए का नाम है मजनू चिप्स वाला। अब मजनू क्यों है, आप अपनी तबीयतों से उसको जो कयास करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। अब मजनू चिप्स वाला आपने मजनू चिप्स के नाम से आपने खोला हुआ है, और वो मजनू चिप्स आप क्या करते हैं, आप बोलते हैं भाई मुझे 10 रुपए का जो है मटेरियल लग जाता है, 10 रुपए मेरी लेबर लग जाती है कोई भी,
और 5 रुपए के मेरे ओवरहेड लगते हैं, तो ये बनते हैं 25। अच्छा, ये तीनों जो आपके लगते हैं ना, ये आप लोग एस्टिमेट करते हैं इतना लग जाएगा, क्योंकि आप जब बेचने जा रहे हैं ना, तो इससे पहले प्राइस सेट करनी है। इसे थोड़ी आप बनाओगे फौरन कैलकुलेटर लेके बैठ जाओगे, हाँ कितने का पड़ा, ऐसे नहीं होता। ट्रेडिंग के बिजनेस में भी नहीं हो पाता, मैन्युफैक्चरिंग में तो बहुत दूर है, बला का दूर है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में तो रियल टाइम प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, आप मुशाहिदात की बुनियाद पर जो ऑब्जर्वेशन आप हासिल करते हो कि नहीं यार मेरा ये एस्टीमेट गलत था, तो इसी सबब से अब मैं एस्टीमेट को चेंज कर दूंगा, अब मुझे 10 रुपए नहीं 12 रुपए एस्टीमेट करनी चाहिए, 15 रुपए एस्टीमेट करनी चाहिए। इट इज समथिंग एल्स, इट इज टोटली डिफरेंट थिंग। लेकिन जहन में एक बात याद रखिएगा कि प्रोसेस, आप जब किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो यू हैव टू एस्टिमेट प्रायर टू रिजल्ट। और जैसे कि मैंने आपको कहा, रिलायबल एस्टिमेट्स आर आल्सो एस्टिमेट्स। जिस दिन ये बात समझ में आपकी आ गई ना, आप हर बिजनेस कर पाएंगे इंशाल्लाह। रिलायबल एस्टिमेट्स आर आल्सो एस्टिमेट्स। अब यहां पर क्या कहता है बेटा, बोलता है प्रोडक्शन एंड सेल्स वॉल्यूम, यानी इस कंपनी ने प्रोड्यूस भी किया है और सेल भी किया है। कितना कितना किया है? 15,000, 12,000 और 18,000। ठीक है, आगे कहता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वो भी इसने बता दिया आपको, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सर ये क्यों बता रहा है? आप बेटा पढ़ते जाओ, सवाल को देखो, ये सवाल होते हैं तमीज के सवाल। ये जहां से सवाल उठा है ना, ये बिल्कुल हवा में नहीं होते हैं। मुझे दूसरी बॉडी से सवालत इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि मैं आई कैप का हूं और मैं उसकी बुराई चाहता हूं। असल बात ये नहीं है, क्योंकि देखिए जब भी कोई नया टॉपिक आता है, बाज औकात गड़बड़ मच जाती है। बाज औकात सवाल को मुश्किल करने के चक्कर में उस सवाल में कोई ऐसी सुपर मीनिंग इम्पॉसिबिलिटी डाल दी जाती है कि सवाल सॉल्व करने के काबिल नहीं रहता उस 3 घंटे के एनवायरमेंट में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि वो सवाल सॉल्व ही नहीं होगा। एक आध सवाल में मैंने जैसे बीच में जिक्र किया था कि क्वेश्चन पेपर जो ओरिजिनल था उसमें वेरिएबल कॉस्ट ही गायब कर दी थी, तो बच्चों ने अल्लाह अल्लाह भला करे कैसे सॉल्व किया होगा, लेकिन इट हैपेंस। अब इसमें कहता है रॉ मटेरियल है 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए। आगे कहता है लेबर आर पर यूनिट, लेबर आर है हाँ बेटा, ये लेबर की कॉस्ट नहीं है, लेबर आर। 0.1 लेबर आर, 0.15 लेबर आर, 0.2 लेबर आर। सर ये 0.1 लेबर आर 6 मिनट बेटा। 10% 1 घंटे का कितना बनता है? 6 मिनट। कैसे सर? 60 मिनट होते हैं ना। 0.1 का मतलब 10%, 6 मिनट। मैथमेटिक्स जनरल आनी चाहिए। 0.15 का मतलब 9 मिनट, 0.2 का मतलब 12 मिनट। ठीक है, इसी तरीके से मशीन आर आपके आ जाते हैं। मशीन आर के बारे में क्या कहते हैं? मशीन आर के बारे में कहते हैं 0.5, 0.7 और 0.9। सिमिलर बेटा इसी तरीके से आप एक्यूरेटली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाता है नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स। कि प्रोडक्शन रन क्या होता है सर? देखो ये सवाल को करवाने का मकसद ही ये है, सवाल को करवाने का मकसद ही यही है। अब देखो, आप जब प्रोडक्शन करने जाते हो, ठीक है, जनरली हम क्या करते हैं? हम जनरली बैच में प्रोडक्शन करते हैं। किसमें करते हैं? बैच में। जब हम बैच में प्रोडक्शन करते हैं ना, तो हम चाहते हैं जिस बैच की जो कॉस्ट हो वो उसके अंदर ही एब्जॉर्ब होनी चाहिए। ये बैच कॉस्टिंग अभी नहीं पढ़ा रहा मैं, एक जनरल बता रहा हूँ सिर्फ, इसको आसान लफ्जों के लिए समझ। बैच में क्यों करते हैं, क्या रीजन होती है, क्या वजह होती है, मैं इसको आसान लफ्जों में लोगों को इस तरीके से समझाता हूँ कि अज्यूम कीजिए कि पेप्सी, आपकी पेप्सी पाकिस्तान बेवरेजेस जो है, उस कंपनी में आप फाइनेंशियल कंट्रोलर या प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं। तो देखो जितनी सेल पेप्सी की है उतनी ही सेल मेरेंडा की हो, और उतनी ही सेल जो है 7 अप की भी हो, ये जरूरी नहीं है। और कुछ ऐसे आइटम होंगे जो इन लोग निकालते हैं, बंद करते हैं, तो वो भी जरूरी नहीं है कि इकट्ठे ही हो। ठीक है, तो उस सूरत हाल में बेटा क्या होता है कि आप लोगों ने वहां पर फैसला करना होता है कि मैंने उस मशीन पे, अगर मिसाल के तौर पेप्सी है, आपने कहा यार इसकी तो इतनी कैपेसिटी है कि मुझे तो हर रोज इसमें सिर्फ पेप्सी बनानी होगी, तो आपने सिर्फ पेप्सी के लिए एलोकेट कर दी मशीन। लेकिन मान लेते हैं कि आप जो दूसरी मशीन है, बी मशीन के अंदर आप 7 अप भी बनाते हो और आप जो मेरिंडा भी बनाते हो, तो उसमें क्या करोगे? एक आप बैच मेरिंडा का बनाओगे, फिर आप पूरी मशीनों को क्लीन करोगे, लाइनों को क्लीन करोगे, खुश्क करोगे, बोटल्स की लाइन अलग लगाओगे, पूरा आपको प्रोसेस सीधा करना पड़ेगा ना। उसको कहते हैं सेटअप कॉस्ट। क्या कहते हैं? सेटअप को। क्योंकि वो जो टाइम आपका जाया होगा उसमें कोई प्रोडक्शन नहीं होगी, लेकिन लेबर लगेगी। खुद सोचे ना, लेबर लगेगी नहीं लगेगी? बिल्कुल लगेगी।
वो 7-8 घंटे जितने की भी, आमतौर पर हर मशीन के हिसाब से डिफरेंट होता है, हर प्रोसेस के हिसाब से डिफरेंट होता है, तो ये आपने उसके हिसाब से आपको कॉस्ट लग रही होती है। इसी तरीके से देखें, आपके पास प्रोडक्शन रन की बात आ रही है। अभी ये देखो कहता है 16 रन हुए, 16, कितने रन हुए? 16। इसके कितने में? 12। और इसके कितने में? 8। अगर मैं इन तीनों को यहां पर ऐसे करके प्लस कर दूं तो 12, 8, 20, 20 और 16, 36, 36 प्रोडक्शन रन हुए हैं। 36 प्रोडक्शन रन हुआ है बेटा। अब 36 प्रोडक्शन रन का मतलब क्या है कि 36 बार आपने मशीनों को उसके रन चलाया, फिर आपने मशीनों को क्लीन किया, या आपने उसको क्या कहते हैं उसको, मैं कैलिब्रेट करना, आपने उसको क्लीन किया, साफ सुथरा किया, कैलिब्रेट किया, नई पूरी सेटिंग की, इसको मशीन सेटअप कहते हैं। हर जगह होती है। कपड़े के काम में भी बहुत होती है ये। कपड़े का काम, आप लोग बोलते हो कपड़ा सर, कपड़े में कौन सी साइंस है? इतनी साइंस तो कपड़े में, इतनी तो मेरे को लगता है फूड में भी नहीं होगी। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, लेकिन फूड की साइंस मुश्किल है, डिफरेंट होती है। कपड़े की साइंस में होता है ना कि आपने किस धागे को चलवाना है, किस में चलाना है, वेब पे चलेगी, वार्प होती है, और एक और होती है फिर लूम, कौन सी हो, लूमों की मशीन होती है, एयर जेट की लूम है, फलाने की लूम है, कितनी कोने इकट्ठी लगेंगी, कोन्स होते हैं ना जो यान के, वो कोन्स इकट्ठे लगते हैं, तो कितनों का सेट लगेगा, हर मशीन पे डिफरेंट सेट लगता है। फिर उसके अंदर आपको कौन सा धागा कितना मिक्स करना है, ठीक है। फिर इसमें पीसी है, पीपी है, तो आपका पीसी है, पीसी होता है, कॉटन होता है, और फिर इस तरीके से मुख्तलिफ धागे होते हैं जिसको मिक्स करके आपका कपड़ा बनता है, जो वीविंग का असल प्रोसीजर है। तो उसमें तो बड़ी साइंस है। अब आगे एक और बात कहता है, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर पर एनम। भाई ये क्यों दिया है? मुझे एक बात बताओ, परचेज डिपार्टमेंट क्या करता है? परचेज डिपार्टमेंट करता है आपके लिए ऑर्डर प्लेस, ऐसे ही। अब देखो, अज्यूम कर लीजिए, अज्यूम कर लीजिए, अब देखो यहाँ पर तो सीधा सीधा इसने लिख दिया 24 इसके हैं, 28 उसके हैं, 42 उसके हैं, और यहाँ पर इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं लिखी। एग्जाम्पल याद रखिएगा, यहाँ पर इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं लिखी कि वहां पर आपको क्या करनी पड़े, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा नहीं लिखा हुआ कि प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट ऐसा है जो सेंट्रलाइज है, बिल्कुल। क्योंकि अगर ऐसा लिख देता ना तो एक मसला होता, फिर आपके दिमाग में एक सवाल आता। देखिए, कंपनी का प्रोडक्शन ऑफिस होता है, एक बैक ऑफिस होता है। तो बैक ऑफिस की कॉस्ट तो प्रोडक्शन में शामिल नहीं होनी चाहिए, तो हम पहले बैक ऑफिस की कॉस्ट को हटाते, या बैक ऑफिस के ऑर्डर्स को उसमें डिवाइड करते और प्रोडक्शन के उसमें डिवाइड करते। लेकिन इसने सिंप्लिसिटी के लिए सादा सा काम किया। वो क्या किया है, इसने सीधा सीधा लिख दिया है कि इसके 24 हैं, इसके 28 है, और इसके 42 हैं, और इसने आगे कोई बात इस तरीके की महजूज मलहूज खातिर ना रखी, तो बेटा ये 94 ऑर्डर बनते हैं। आप खुद काउंट कर लीजिएगा, मुझे वो बताने की नीड नहीं। अब आगे कहता है नंबर ऑफ डिलीवरीज टू रिटेलर्स पर एनम, ठीक है। अब नंबर्स ऑफ डिलीवरीज टू रिटेलर पर एनम की बात कर लेता है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पर ये बात करता है कि आप लोग डिलीवरीज टू रिटेलर पर एनम करते हैं, तो उसमें ये देखो, टेक्निकली स्पीकिंग ये प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं है। सोचिएगा जरा, पार्ट है? नहीं है। ये कौन सी कॉस्ट है सर? ये वाली जो कॉस्ट है ना, ये टेक्निकली कॉस्ट है सेलिंग कॉस्ट। ये तो सेलिंग से बिलोंग करती है, करती है नहीं करती है? आप डिलीवरीज करवा रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये किस पे करती है? इससे बिलोंग करती है। लेकिन क्या ये प्रोडक्ट से रिलेटेड सेल्स कॉस्ट निकल सकती है? जी हाँ, निकल सकती है, कि ये प्रोडक्ट से रिलेटेड सेल्स कॉस्ट है। तो हम इसको अलग अलग करके भी कर सकते हैं, एक को प्रोडक्शन कॉस्ट बना देंगे, एक को सेल कॉस्ट को। लेकिन हमारा असल मकसद क्या जानना है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड और सेलिंग से रिलेटेड किस तरीके से लगती है। आगे क्या कहता है बेटा, तो जरा सा इसको क्लीन मारे हम, और उसके बाद जो है हम जरा स्टॉप करें इंकिंग को, और थोड़ा सा इसको नीचे लेके आए। आगे क्या कहता है? आगे कहता है जनाबे वाला, वो कहता है द प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर एट 1.2 रुपीज पर केजी। आगे कहता है सिमिलरली द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट फॉर द होल वर्क फोर्स 14.80 $14.80
द एनुअल ओवरहेड कॉस्ट वर एज फॉलोज। अब देखें यहाँ पर गेम है ही यही। अब है यहाँ पर गेम, क्या कहता है वो, अब देखें इसने 4 कॉस्ट दी है, इसको हम क्या कह सकते हैं बेटा, ये कॉस्ट पूल है। कॉस्ट पूल है ये। मशीन सेटअप करना की कॉस्ट ये कॉस्ट पूल है, मशीन की रनिंग कॉस्ट ये कॉस्ट पूल है, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट ये कॉस्ट पूल है, डिलीवरी कॉस्ट ये कॉस्ट पूल है। तो टेक्निकली कॉस्ट पूल क्या होता है, ऐसे ओवरहेड की कॉस्ट जो कि स्पेसिफिक ना हो, रादर देन जो है वो कॉमन ओवरहेड की कॉस्ट हो और उसको स्प्रेड करना अभी बाकी हो। तो यहां पर हमारे पास कॉस्ट पूल है। अब हमें क्या करना होता है, हमने कॉस्ट पूल तो आइडेंटिफाई कर लिया, सही है। अब हमने क्या करना है, हमें चाहिए बेसिकली ड्राइवर, कि अगर मैं कहूं कि ये कॉस्ट पूल है, ठीक है, तो इस कॉस्ट पूल को ड्राइव करने वाली क्या चीज है, यानी कौन सी चीज है जिसकी वजह से ये कॉस्ट बनी है। तो जैसे कि मैंने कहा मशीन सेटअप कॉस्ट, अब आप याद देखिए प्रोडक्शन रन चले, प्रोडक्शन रन चलेंगे क्या मतलब, एक प्रोडक्शन रन चला तो एक बार मशीन सेटअप हुई, 2 प्रोडक्शन रन चले दूसरी बार मशीन सेटअप हुई, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमारे पास, यहाँ लिख देता हूं मैं, इसको मैं नाम 1 देता हूं, और यहाँ पर मैं इधर लिख देता हूं ये क्या है, 1 है, ठीक है। अब बात कर लेता है प्रोडक्शन की रन के बाद, वो कहता है नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर। अब यहाँ देखिए प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है, उसका काम क्या है, प्रोक्योरमेंट करना। तो प्रोक्योरमेंट होती कैसे है, पीओ प्लेस करते हैं। इस डिपार्टमेंट ने बोला भाई ये माल चाहिए, हमने बोला हाँ ठीक है, तो हमने उसके लिए जो पीओ प्लेस किया, तो इसके लिए ही किया ना। असगर ने बोला था तो हम अकबर के नाम पे तो नहीं डालेंगे, हम असगर के नाम पे ही डालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास परचेज ऑर्डर डिपार्टमेंट के अलग अलग बने हुए हैं, तो यहाँ पर हमने इसको नाम दे दिया बेटा 2, यहाँ पर आ गया 2। और जैसे कि मैंने बताया ये खर्चा भले वो है, लेकिन मैं इसको फिर भी लिख देता हूँ। ये डिलीवरी कॉस्ट जो है, ये डिलीवरी कॉस्ट लिखी हुई है, मैं लिख देता हूँ, लेकिन इसको हमने कहा ना ये बिल्कुल उसका कॉस्ट, फुल कॉस्ट का पार्ट बनना नहीं चाहिए, याद रखिएगा ये। क्योंकि फुल कॉस्ट का पार्ट क्या बनता है, एनी कॉस्ट जो उसको आखिरी लेवल तक लाने के लिए जरूरी हो। अब देखो डिलीवरी करवाना प्रोडक्शन करने के लिए जरूरी नहीं है, ये सेलिंग का पार्ट है। अब बच्चा देखेगा सवाल, अब वो बोलेगा वाह 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 ये तो बेहतरीन है, भाई गलत है ये, सोचने की बात है, ठीक है। अगर ये मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कर रहे होते तो शायद मेरा जवाब इस तरीके से होता कि इसको उस नजरिए से देखना ही नहीं है कि प्रोडक्ट कॉस्ट है या पीरियड कॉस्ट, उसमें हम लोग देख रहे होते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट, ठीक है। बल्कि नहीं, उसमें देखते हैं वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, फिर उसमें फिर तखसीस करते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट में जो है मैन्युफैक्चरिंग क्या है, सेलिंग एडमिन क्या है, फिर इसी तरीके से फिक्स में देखते हैं। तो अभी हम पहुंचे ही नहीं है वहां पर, तो हम उसकी बहस क्या करें, लेकिन आसान लफ्जों में कह रहा हूं इसको इस तरीके से देखना है। अब यहां पर हमारे पास एक चीज रह गई जिसका नाम है ये मशीन रनिंग कॉस्ट। अब मुझे खुद बताएं, मशीन रनिंग कॉस्ट हुई है, तो जो मशीन जितनी रन हुई होगी उसके हिसाब से कॉस्ट डिवाइड होनी चाहिए ना। क्योंकि देखो अगर आपने गौर किया हो, ये तीनों प्रोडक्ट सेम मटेरियल से बनते हैं, ठीक है, और चूंकि सवाल इसके बाद खामोश है, बिल्कुल खामोश है। अब यहां पर कोई बहस नहीं हो रही कि मशीनें जो हैं वो भी एक ही जैसी है या नहीं है। तो अगर ऐसी सूरत हाल में सवाल खामोश होता है तो आपको सूटेबल बेसिस डिसाइड करनी होती है। अब देखें हम इसको 1 बाय 1 देखते हैं, क्या प्रोडक्शन सेल वॉल्यूम सूटेबल बेसिस सही है, हो भी सकती है, लेकिन अभी इसको रहने देते हैं। अब इसके बाद सेलिंग प्राइस कोई फायदा नहीं है, रॉ मटेरियल कोई फायदा नहीं है, डायरेक्ट लेबर आर कोई फायदा नहीं है, देखो मशीन आर ये हमारे लिए बन सकते हैं। अब मशीन आर पर यूनिट दिया हुआ है, तो हमें क्या चाहिए होंगे, टोटल मशीन आर। तो मैं टोटल मशीन आर की बेसिस पे जितनी चली होंगी उस मशीन आर की बेसिस पे भी इसको डिवाइड करके कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास मशीन क्या आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास मशीन आर्स, ठीक है। तो 5 मिनट जो है आप लोग इस सवाल को जरा एनालाइज करें, ये सवाल आपके सामने है, इसको एनालाइज करें और इसकी रिक्वायरमेंट को देख लें। वो कहता है कैलकुलेट द फुल कॉस्ट पर अंडर ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूजिंग डायरेक्ट लेबर आर एज द बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट।
बोलता है भाई आप फुल कॉस्ट बनानी है आपको, और किस बेसिस पे बनानी है, डायरेक्ट लेबर। जहन में रखिएगा फुल कॉस्ट में हम लोग डिलीवरी कॉस्ट नहीं लेंगे, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात चल रही है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया फुल कॉस्ट ऑफ यूनिट, फिर एक्टिविटी बेस पे लेना है। लेकिन आप लोग 5 मिनट इसको जरा सवाल को गौर से देखें। मैं इस सवाल को अब नहीं हटा रहा यहाँ से, आप लोग 5 मिनट देखें। लेट्स हैव अ ब्रेक, 5 मिनट सिर्फ, ठीक है। 5 मिनट के बाद मैं इसको रिज्यूम करूंगा।
तो होपफुली आप लोगों ने इसको रिव्यू कर लिया होगा क्वेश्चन को। तो हम जो है इस क्वेश्चन को जो है हम लेके चलते हैं अपने इसमें उस स्क्रीन की जानिब। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, और मैंने इसका जो है उस पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके जो है मैं नोट्स आप लोग जो यहाँ पर हैं उनको मैं डायरेक्ट शेयर कर देता हूँ, और जो लोग वहाँ पर अपना रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो वो लोग जो है उसमें अटैच कर दूंगा, ताकि आप लोग ये क्वेश्चंस को साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकें। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को एक तो यहाँ पर ले आते हैं, जान छुड़ाते हैं, वरना आप लोग परेशान होंगे। तो मैं ज़रा जो है देखूं क्या सूरत हाल है। स्टॉप इंकिंग, और इसको मैंने कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, क्वेश्चन आपके सामने होगा तो थोड़ी सी आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी। ठीक है, ये जो है हम इसको करते हैं। एजिस को पकड़ना भी एक काम है ना। अच्छा जी, तो हम वन बाय वन शुरू करते हैं। चूँकि इसने पहले हमें क्या कहा है, पहले इसने हमें कहा है जो इसकी रिक्वायरमेंट है, इस रिक्वायरमेंट को यहाँ देख लेते हैं ताकि आपको नज़र आ जाए। इसकी रिक्वायरमेंट पहली क्या है, इसकी पहली रिक्वायरमेंट अगर मैं इसको कॉपी करने के मजाज में हूँ, ये मेरे पास मैंने इसको कॉपी किया और मैं इसको यहाँ पर ही पेस्ट कर देता हूँ जस्ट फॉर योर आसानी। ये ये क्या आ गया, तो ज्यादती हो गई। यार ये क्या आ जाता है। बहरहाल उसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। कट यार, कट कर दिया इसको। वहीं जाते हैं, ये जो नज़र आ रहा है पहले तो इसको हम यहाँ पर जाते हैं पेन्स में, उसको ज़रा इरेज कर देते हैं ताकि हमारा मसला हल हो। या हम इसके बाद जाते हैं पेन में, स्टॉप इंकिंग करते हैं, और ये हमारा ये थोड़ा सा मसला ये है कि हम पढ़ाने के इसके इस तरीके से आदी नहीं है। हम बोर्ड वाले आदमी थे ना भाई। ठीक हो गया, तो हम करते हैं 18 पे, तो यहाँ रखते हैं और हम इसको खींचते हैं थोड़ा सा। ठीक हो गया। अच्छा देखिए यहाँ पर क्या है, हमने बिल्कुल आसान सी बात लिखी हुई है, कैलकुलेट द फुल कॉस्ट पर यूनिट। और अगर ये अभी भी मेरा ख्याल विजिबल नहीं है इतना, तो हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। 26 मिनट बोलते हैं कैलकुलेट द फुल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन अंडर ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। और यहाँ पर आप जो है हम इसको अब करना शुरू करते हैं। अब देखें, इस सवाल को मैं चाहूँ तो एक्सेल पे भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों की क्या कहते हैं आसानी के लिए और सिर्फ समझाने के लिए, एग्जाम में आएगा आप लोगों ने करना है किस तरीके से लेके चलना है। देखिए सबसे पहला काम क्या है, फुल कॉस्ट निकालनी है किस पे, प्रोडक्ट ए बी सी पे। फुल कॉस्ट, फुल कॉस्ट मीन व्हाट, मटेरियल लेबर ओवरहेड सब मिला के। ठीक है, और कैसे निकालनी है, ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूजिंग डायरेक्ट लेबर आर बेसिस। डायरेक्ट लेबर आर बेसिस एज द बेसिस फॉर अपॉर्शनमेंट। एक अपॉर्शनमेंट, एक ब्लैंकेट रेट ले लिया हमने, टोटल हमने लिया और उसको हमने सीधा सीधा ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स डिवाइड कर दिया। ठीक है, सिंपल सा काम करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ आ जाते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर आ गया ए, ये आ गया बेटा बी, और ये आ गया सी। आपने इसको इस तरीके से करना है। सबसे पहले हमारा काम किया, हम इसको डायरेक्ट मटेरियल की हेडिंग डाल देते हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट मटेरियल में वो क्या कहते हैं, हमने 1800 15,000 यूनिट बनाए हैं। रॉ मटेरियल केजी पर यूनिट कितने लगते हैं, 2 रुपए।
ठीक है, और हमारे लिए 1.2 रुपीज का पर केजी लगा है। देखें एक मजे की बात ये, इन सब में बराबर बराबर ही लगेगा, ठीक है, यानी कि इन सब में एक ही मटेरियल लगता है, तो अलग अलग मटेरियल की तो बात ही नहीं है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, एक तो हमें चाहिए होंगे कितने केजी लग रहे हैं पर यूनिट, इनका रेट क्या है, ठीक है, और हमने कितनी प्रोडक्शन की है। जब इन तीनों का मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रॉ मटेरियल, आ जाएगा कि हमने रॉ मटेरियल में कितनी कॉस्ट कंज्यूम की है। तो बड़ा आसान है, पहले ये उतार लें, वॉल्यूम उतार लें, 15,000, 12,000 और 18,000। मैं इसको सिंपली यहाँ पर लिख देता हूँ, 15,000, 12,000 और 18,000। सही है बेटा। रेट भी बड़ा फिक्स है, रेट कितना है, रेट है बेटा 1.2। ये हमने सिंपली लिख दिया, रेट है हमारा यहाँ पर 1.2, 1.2, 1.2। और उसके बाद हमारे पास इसके अंदर आ रहा है, इसमें 2 केजी लगता है, इसमें 3 केजी, इसमें 4 केजी। बिल्कुल बेटा सिंपल कर लेते हैं, 2 केजी, 3 केजी और 4 केजी। सही है। अब देखें, एक तरीका है कि फुल फुल कॉस्ट निकाल लें और यहां पर ले आए, लेकिन यहां पर देखते हो वो क्या कहता है, फुल कॉस्ट पर यूनिट। क्या कहता है, फुल कॉस्ट पर यूनिट। बेटा देखो, जब पर यूनिट की वर्किंग करनी हो और डिटेल ऐसी अवेलेबल हो ना कि पर यूनिट की वर्किंग आसानी से हो जाएगी, तो आप कभी भी लॉन्गर वर्किंग पे ना जाइएगा। क्या कह रहे हैं सर, ये बड़ा आसान सी बात कर रहा हूं मैं। देखो मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, मैं फुल कॉस्ट बना रहा हूँ, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, क्या मैं पूरी पूरी वो ले रहा हूँ कि हमने कितने कितने यूनिट बनाया और कैसे बनाया। भाई मेरे लिए ये बात फिल वक्त फुल कॉस्ट निकालने के लिए इररेलेवेंट है। क्यों इररेलेवेंट है भाई, देखिए 2 × 1.2, 3 × 1.2, 4 × 1.2, तो पर यूनिट में मेरे पास आ जाएगा, एक यूनिट में मेरे पास 2 केजी लगता है और हर उसका रेट है 1.2 का। तो मेरे पास आ जाएगा ना कि एक यूनिट बनाने में मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल कितना लग रहा है। तो ये आसान मरहला है। अगर आप फुल कॉस्ट करेंगे तो फिर आपको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली पहुंचेंगे तो वहीं पर, या तो सबको मल्टीप्लाई करके कर लें या फिर आप उसको वैसे कर लें। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करके नहीं कराता, बल्कि आपको सिंपल 1 यूनिट में करा देता हूँ। दोनों मेथड्स सही है, लेकिन जब शॉर्टकट मेथड अवेलेबल हो ना, तो कभी भी लॉन्ग पे ना जाइएगा बेटा। तो 2 × 1.2 कितना होता है, 2 × 1.2 इज 2 और 2.4। सही है बेटा। यहाँ पर कितना हो गया, 3 × 1.2, 3.6, 4 × 1.2, 4.8। ये आपके पास क्या आ गई, ये आपके पास आ गई डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट। अब निकालते हैं हम डायरेक्ट लेबर। सही हो गया, डायरेक्ट लेबर ले लेते हैं बेटा। अब डायरेक्ट लेबर में क्या करता है, डायरेक्ट लेबर में हमारे पास लेबर कितना लग रहा है, 0.1 यूनिट, 0.15, 0.2। ठीक है, और रेट क्या है इसका, फिक्स है, 14.8 है। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं 14.8 और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या किया मैंने, ये रेट लिख दिया ना, चलो ऐसे लिख देते हैं, रेट रेट सेम ही रहेगा 14.8, और ये भी कितना आ जाएगा बेटा, 14.8। इसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास, इनका लेबर लग कितनी रही है, तो लेबर आवर्स लिख देते हैं। तो यहाँ पर मेरा ख्याल है 0.1, 0.15 और 0.2, ये बिल्कुल ये वाला कॉलम में उठा के यहाँ ले आ रहा हूँ। 0.1, 0.15 और 0.2 एक्सेल में करते हैं, करने में बहुत देर नहीं लगती। हम तो हाथ के आदी हैं, सारा दिन यही चलाना होता है, कहीं भी ऑफिस में जाओ तो एक्सेल तो सीख ही लेता है बंदा। लेकिन मसला क्या होता है, बच्चे कहते हैं सर आपने तो एक्सेल में सोल्व कर दिया, उसका रब्त समझ में नहीं आ रहा, इसी वजह से इसको थोड़ा सा उसमें करवा रहा हूँ। बाकी कुछ सवालात होंगे वो मैं एक्सेल पे ही सोल्व करवा दूंगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों को रब्त समझ में आ जाए कि सवाल कैसे करना है। बाकी चीजें मुश्किल नहीं है। उसका सवाल अगर आप आईकेप के स्टडी टेक्स्ट से कोई घुमा के देखेंगे तो वो कोस्ट पूल, कोस्ट ड्राइवर, पर यूनिट, हम भी ऐसे ही करेंगे, लेकिन मैं इसको शॉर्टकट मेथड से ले जाके करूंगा। इतने स्टेप बाय स्टेप वर्किंग करने जाओगे तो आपको कोई फर्क इतना बड़ा आएगा नहीं। रेशो प्रोपोर्शन आता है, वही इस्तेमाल करना है, ज्यादा साइंस नहीं लगानी। 14.8, 40। अब इसको जरा मल्टीप्लाई करके देख ले कितना आता है, क्योंकि ये पॉइंट से पॉइंट वाले मल्टीप्लाई तो भाई ये मगज से होते नहीं है, तो लेकिन हम कर लेते हैं। ये आपका 14.8 इंटू 0.1, ये बनता है 1.48 बेटा। ठीक है, और 0.15
तो ये बनता है 2.22 और नहीं नहीं बल्कि मैंने, हाँ 2.22, और ये आपके पास बनता है 0.2, बनता है बेटा 2.96। दूसरा पॉइंट भी आ गया हमारे पास। तीसरा पॉइंट क्या होता है हमारा? ओवरहेड। अब देखें एक बात को जहन में रखिएगा, जैसे कि मैंने कहा डिलीवरी कॉस्ट क्या नहीं बनती, कॉस्ट का पार्ट बनती ही नहीं है। इसको कर दो इग्नोर। अब बाहर कितने रहेगा? 3 एरिया रहेगा। 3 एरिया रहेगा। इन तीनों को चूंकि हमने अभी ब्लैंकेट रेट बनाना है, क्या बनाना है? ब्लैंकेट रेट बनाना है। तो ये हमारा ओवरहेड की एक्सपेंडिचर आ गया। ठीक है, इसको हमें डिवाइड किससे करना है बेटा? हमने किसी ना किसी एलोकेशन बेसिस से डिवाइड करना होता है। अब देखें इसने कहा है कि आपने लेना है डायरेक्ट लेबर आर। क्या लेना है? डायरेक्ट लेबर आर। तो हमें डायरेक्ट लेबर आर चाहिए होंगे कि कितने डायरेक्ट लेबर आर लगे हैं। तो देखो यहां पर हमें यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज करना पड़ेगा? अब देखें ये 0.1 को इससे मल्टीप्लाई कर लें, 0.15 को इससे मल्टीप्लाई कर लें, 0.2 को इससे मल्टीप्लाई कर लें, तो ये फंक्शन कुछ ऐसे बन जाएगा बेटा, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 15,000 प्लस 0.15 मल्टीप्लाई बाय 12,000 प्लस 0 अली, गर्मी हो रही है, कुछ चीज है नहीं। 0.15 मल्टीप्लाई बाय 12,000 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई बाय 18,000। भैया कोई साइंस नहीं लगाई है खुदा के वास्ते, ये इसी का फंक्शन बनाया है सिर्फ। दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, और कुछ भी नहीं किया है। टेंशन की बात नहीं है। ये आप जब इनको टोटल करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे कि टोटल लेबर आर कितने लगे हैं, जरा मुझे निकाल के बताएं। शाबाश मेरा बच्चा, निकालें निकालें। इसको कर लेते हैं 0.1 मल्टीप्लाई बाय 15,000 प्लस प्लस 0.15 मल्टीप्लाई बाय 12,000 प्लस और 0.2 मल्टीप्लाई बाय 18,000। बेटा ये बनते हैं 6,900 लेबर आवर्स। कितने बनते हैं? ठीक है, और ये ओवरहेड एक्सपेंडिचर को भी टोटल कर लेते हैं साथ ही साथ, तो अच्छा हो जाएगा। 26,550 प्लस 66,400 प्लस 48,000, ये बनता है बेटा कोई 1,40,950। तो हम जैसे ओवरहेड का ब्लैंकेट रेट निकालते थे, देखो ये डिपार्टमेंटल ओवरहेड की वो वाली शक्ल की बात नहीं कर रहा, ओवरहेड का ब्लैंकेट रेट हम निकालते थे ना, और उसके बाद हम क्या करा देते थे, उसको एब्जॉर्ब करवा देते थे। मैं अभी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की बात ही नहीं कर रहा, वो तो बोलता है भाई सीधा सीधा काम करो। आपको मैं कह रहा हूँ आप लेबर हायर पे निकाल के दे दो मुझे, ये बनाना, हम बना के दे देते हैं। ठीक है, तो हमने कहा भाई ये बनता है 1,40,950 डिवाइडेड बाय 6,900 लेबर आवर्स। बेटा देखना कितना बनता है ये, डिवाइड बाय 6,900, बेटा ये बनता है कोई 20 रुपये 43 पैसे। ठीक है, ये $20.43 पर लेबर आर। यानी जैसे जितनी लेबर आर लगती है उसको 20 रुपये 43 पैसे से क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो बेटा देखो हमारे पास ये है एक बेस, ये है और ये है, ऐसा ही है। इसमें 0.1 लेबर आर लगता है, इसमें 0.15, इसमें 0.2, तो मैं इधर ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 0.1 मल्टीप्लाई बाय 20.43, 0.15 मल्टीप्लाई बाय 20.43, और यहाँ पर हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय 20.43। सर ये एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग, अबे सिर्फ ओवरहेड का रिवीजन हो रहा है। इस सवाल के अंदर है ना एक और चीज वो बोलेगा आपको, ये आईके ने अब तक पूछा नहीं है, पूछ सकता है कि अगर कोई एक्टिविटी बेस से ले जाता है, वो अपना ट्रेडिशनल से एक्टिविटी बेस की तरफ जाता है, तो उसके अंदर दिमाग उसका क्या बोलता है। पूछ सकता है, जाएगा जाता नहीं है आईके, लेकिन पूछ सकता है। देखो आमतौर पर आप राइट प्राइसिंग की तरफ जाओगे, बस ये जहन में होना चाहिए। राइट प्राइसिंग की तरफ जाओगे, आपको प्रोडक्ट की सही कॉस्टिंग का अंदाजा होगा, आपको स्ट्रेटेजी का अंदाजा होगा,
आपको अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, जो कि आप डिसीजन मेकिंग इंशाल्लाह पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि अगर मुझे 3 प्रोडक्ट बनाने हो और मेरी मशीन में, और तीनों प्रोडक्ट की 1-1 लाख यूनिट की डिमांड है और मेरी मशीन में 2.5 लाख यूनिट की प्रोडक्शन कैपेसिटी है, तो मैं सब तो मीट नहीं कर सकता, तो वहां पर मुझे किस प्रोडक्ट को कम बनाना पड़ेगा, तो वहां पर वो वाली बात को भी देखेंगे। वहां पर एक और टेक्निक से भी इसको किया जाता है, लेकिन समझाने के लिए, ठीक है। इसको हम जरा कर लेते हैं। तो ये बनता है बेटा कोई 2.04, और इसको हम कर लेते हैं, ये 2.04 बन रहा है, तो बेटा ये बन जाएगा 4.08 या 09 तकरीबन, ठीक है, क्योंकि ये उसमें जाएगा, और ये बन जाएगा आपका इन दोनों का आधा 20.43 मल्टीप्लाई बाय 0.15, तो ये बन जाएगा 3.06, ऐसे ही है। अब अगर मुझे कोई कहे कि भाई मुझे फुल कॉस्ट निकाल के बता दो, तो मैं उसको बोलूंगा भाई अंडर ट्रेडिशनल मेथड इसकी फुल कॉस्ट कितनी बनती है, दिस प्लस दिस प्लस दिस। मैं हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आपको समझ जाए, दिस प्लस दिस प्लस दिस। अगर आप इन तीनों को प्लस कर देते हैं तो आपके पास प्रोडक्ट कॉस्ट एक ही आ जाएगी। तो 2.4 प्लस 1.48 प्लस 2.04, तो बेटा ये कहता है आपको पड़ जाएगा ये कोई 5.92 का, सही है। यानी इसकी फुल कॉस्ट कितने की पड़ती है, 5.92 की पड़ती है। इसी तरीके से ये 3.6, 2.22, 3.06, 3.6, 2.22 और 3.06, तो ये बन जाता है 8.88। इसी तरीके से बेटा बराबर वाले को देख लेते हैं, ये बनता है 4.8, 2.96 प्लस 4.08, 11.84। अब देखो प्रोडक्ट ए ट्रेडिशनल, कौन सी अप्रोच से, ट्रेडिशनल अप्रोच से, वो कितने का पड़ता है 5.92। इसी तरीके से प्रोडक्ट भी 8.88 और 11.84 रिस्पेक्टिवली सी इसी तरीके से पड़ता है। अब अगली बात वो क्या करता है, तो अगली बात को भी हमें यहाँ पर कॉपी कर लेनी चाहिए ताकि हम सवाल की असल जुज़ई पे चलें। आगे कहता है कैलकुलेट द फुल कॉस्ट यूजिंग, मैं जरा इसको कॉपी कर लूं बेटा, अगर आप लोग थोड़ा सा सब्र कर लें। असल में ये पेन जब साथ रखता हूँ ना तो उसका जी नहीं चाहता कि मैं कुछ काम करूँ। हाँ ये हो गया, शुक्र, ये हो गया हमारे पास कॉपी। और हम यहाँ चले जाते हैं और इसको यहाँ पर, इसको भी क्या कर देते हैं बेटा, पेस्ट कर देते हैं। और इस सवाल को थोड़ा सा खींच लेते हैं और इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा बड़ा, ताकि आप लोग के लिए हो जाए। ये कोई बात हुई, आधा पौना कर दिया इसने तो, ठीक है। तो ये आपके पास एक और सवाल की रुइयत आ गई। वो क्या है बेटा, वो ये है कि आप जो है जी, आप कैलकुलेट करें फुल यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये जिस भी, आप समझ लें जिस भी जगह पर ये सवाल पूछा गया, 9 मार्क्स इसके थे, 5 मार्क्स इसके थे। हालांकि आधा काम ऊपर ही कर लिया है। असल चीज क्या है, ओवरहेड की एलोकेशन है, वो अभी हम कर लेते हैं, आ जाए, ठीक है। अब देखें हमने कुछ चीजें पहले से ही कैलकुलेट की हुई हैं, मैं वहां पर से लेके आ जाऊंगा, मैं उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करूंगा। डायरेक्ट मटेरियल चेंज होना है क्या इससे, नहीं होना, ऐसा ही है। डायरेक्ट लेबर चेंज होना है क्या, नहीं होना। क्या ओवरहेड चेंज होना है, बिल्कुल बेटा ओवरहेड 100% चेंज होगा, 100% चेंज होगा, ठीक है। अब यहाँ आते हैं हम, पहले डायरेक्ट मटेरियल और लिख लेते हैं। बेटा देखो डायरेक्ट मटेरियल है 2.4, 3.6, 4.8, यहीं लिख देते हैं इसको, 2.4, 3.6, 4.8। ये रफ वर्किंग करने की वजह ये है कि आप लोग भी एग्जाम में ऐसे ही करते हो,
आप लोगों ने सिर्फ अपने जहन को सादर करना है, हाजिर करना है कि हमने इस चीज को सॉल्व कैसे करना है, आया ये मुझसे हो भी रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, पुड़िया पी के नहीं जानी है एग्जाम में भाई, अपने बस होशो आवाज पे काबू रखना है। बच्चों के मैसेज आते हैं, सर हमारा इतने पे रुक गया, दूसरी बार हो गया। भाई कितना अटेम्प्ट किया था सर, हम तो 70 ही कर पाए थे यार। 60-70 का पेपर करके क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो मैं पास हो जाऊं? ये तो फिर एज वाली बात है। अगर 48 पे रुक गया तो इसका मतलब आपने 52 नंबर से फेल किया है, जिसमें से 22 नंबर, 30 नंबर तो वो थे जो अनअटेम्प्टेड थे, तो ये ज्यादती वाली बात है ना। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि बेटा अपनी स्ट्रेटेजी को भरपूर रखना है। स्टेपिंग है ना, जहां पर स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं वहां पर आपको बोलूंगा भाई ये स्टेप्स फॉलो करना, इसी सीक्वेंस में फॉलो करना। क्योंकि उस जगहों पर अगर ये स्टेप फॉलो नहीं करोगे ना बेटा, तो वो सवाल सॉल्व नहीं होगा आपसे। लेकिन जहां पर स्टेप्स फॉलो करना जरूरी नहीं है, वहां पर आप जो है अपनी मन मर्जी से भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। बस आपकी वर्किंग क्लियरली स्टेटेड होनी चाहिए, बस। आपने ज्यादा नहीं सोचना। अगर आप समझते हैं कि छोटी वर्किंग है, फेस पे ही शो करके काम चल जाएगा, चला दो। भैया आईएफआरएस थोड़ी है कि फेस पे शो कर दोगे तो नंबर कट जाएंगे। आईएफआरएस तो नहीं है ना ये। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास लेबर को भी पकड़ लेते हैं। मेरा लेबर कितना है? 1.48, 2.22, 2.96। तो याद रख लीजिए 1.48, 2.22 और 2.96। भाई मैं यहाँ पर देख के कर रहा हूँ, आप लोगों ने शो की शुरुआत वाला हिस्सा कॉपी कर लिया होगा, तो आप उधर से भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं ओवरहेड में। मैं यहाँ हेडिंग डालता हूँ वर्किंग वन, बस, और कुछ नहीं करता। अभी हम इस वर्किंग वन को वन बाय वन सॉल्व करेंगे, ताकि आपको समझ आए कि मैं कर क्या रहा हूं। ठीक है, अब यहां आ गए, और मैं इसको नीचे वर्किंग वन को यहाँ लिख के थोड़ा सा बड़ी सी वर्किंग बनाता हूं, जो आप लोगों के जहनों में सादर हो जाए। ये आ गई वर्किंग वन। हमें क्या क्या चाहिए सर? हमें कोस्ट पूल चाहिए, कोस्ट ड्राइवर चाहिए। सही है, क्या क्या चाहिए? कोस्ट पूल चाहिए, कोस्ट ड्राइवर चाहिए, फिर उस कोस्ट ड्राइवर की एक्टिविटी लेवल चाहिए। कोस्ट ड्राइवर का क्या चाहिए? एक्टिविटी लेवल चाहिए, तभी तो हमारे पास कोस्ट पर कोस्ट ड्राइवर आएगी ना। कोस्ट पर कोस्ट ड्राइवर यूनिट आएगी। क्या कह रहे हैं सर आप? आ जाए, कोस्ट पूल की बात कर लो। कोस्ट पूल, ठीक है, और उसकी कॉस्ट है कितनी? अब हमारे पास कोस्ट ड्राइवर क्या है? ठीक है, या आप इसको कह रहे हैं बेसिस ऑफ एलोकेशन भी लिख सकते हैं, बेसिस ऑफ एलोकेशन। ठीक है, और आखिरी में हम कह देते हैं, इसको हम ले लेते हैं बेसिस ऑफ एलोकेशन, हमने लिख दी, एक्टिविटी लेवल लिख दें। ठीक है, और आखिरी में लिख दें डिपार्टमेंटल। बाकी इसको रहने देते हैं, कोई मसला नहीं है, इतनी बड़ी मसले वाली बात है नहीं बाय द वे। ठीक है, इसकी हम एक वर्किंग बना लेते हैं। ये वर्किंग बनेगी वन और एक वर्किंग बनेगी टू। छोटी छोटी वर्किंग है, कोई इतनी बड़ी वर्किंग नहीं है। सबसे पहले तो हमने पर यूनिट निकालना है इसका। अब देखो हमारे पास तीन कॉस्ट है, एक मशीन सेटअप कॉस्ट है, एक मशीन रनिंग कॉस्ट है, और एक प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है। ठीक है, तो मैंने लिखी मशीन सेटअप कॉस्ट। ठीक है, एक आ गई आपकी रनिंग कॉस्ट। ठीक है, और एक आपके पास आ गई प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। सर ये चौथी कॉस्ट क्यों छोड़ दी बेटा? वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही नहीं है, मैं उसको क्यों लूँ? ठीक है, अब वो कॉस्ट कितनी कितनी है इसको ले लेते हैं बेटा। ये है 26,550, 66,400, 48,000। 26,550, 66,400, और आपके पास कितना हो गया बेटा? 48,000। टोटल तो वही बनेगा। ठीक है, अब इसकी बेसिस ऑफ एलोकेशन क्या है? तो हमने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर हमारे पास है प्रोडक्शन रन्स है, परचेज ऑर्डर है, और एक हमने कहा था मशीन आर्स, ऐसे ही है। तो हमने कहा था यहाँ आ जाएगा मशीन आर। ठीक है, एक हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। प्रोक्योरमेंट कॉस्ट को हमने लिख दिया था परचेज ऑर्डर, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स। ठीक है, मैं इसको नंबर ऑफ कर लेता हूँ। ठीक है, और नंबर ऑफ मशीन सेटअप। सही है,
कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ वर्किंग करने का तरीका डिफर करता है इसका ओवरहेड के बिलमुकाबिल, और कुछ भी नहीं है। कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं, ये ओवरहेड की लेग ही है, बस इंट्रोड्यूस हो गई। मेरा ख्याल है 2014 भी नहीं, बल्कि इससे पहले भी कभी भी नहीं, 2014 के बाद भी एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग अभी तो आया है, 2-4 अटेम्प्ट पहले आया है, इससे पहले कहाँ था एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग? डाला ही नहीं आया कि अपने, कभी ख्याल ही नहीं आया। तो कोई तूफानी है भी नहीं ना भाई, दबे कुछ है नहीं। अच्छा, इसके 50 क्वेश्चन करोगे तो क्या हासिल करोगे? ये अक्सर मैं कहता हूँ बार बार लोगों को, सवाल इतने करो जितने, इसमें मैंने 5-6 क्वेश्चन डाले हैं, एक तो चलो आई के आप पास पेपर भी पकड़ लो जाओ, फिर क्या हासिल करोगे? कुछ भी हासिल नहीं। आपने सिर्फ रिलेटेड क्वेश्चन 1 2 4 जितने आपको लगता है हस्बे जायका कि उनमें डिफरेंशियल है तो ठीक, वरना आप कोई हासिल नहीं करोगे, ज्यादा चीजें इसमें हासिल नहीं होती हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे पास एक्टिविटी लेवल, लेवल ऑफ एक्टिविटी जाहिर है। अब देखो कि क्या क्या है, नंबर ऑफ मशीन सेटअप। तो सर आपको याद होगा हमने यहाँ पर मशीन सेटअप की बात की थी, तो मैं ज़रा इधर से मिटा देता हूँ कुछ चीज़ों को ताकि इधर ही हमें टोटल करने में आसानी हो, वरना तो ये बड़ा अजीब सा आप लोगों को खिचड़ी सी लगेगी। इधर कर लेते हैं। अब देखें हमारे यहाँ पर पहले तो बात कर लेते हैं, दिस प्लस दिस प्लस दिस कितना बनता है? आप देखें ये बनता है 24, 28 और 42। 28 और 42 हो गया बेटा 70, 70 और 24 94, तो ये 94 परचेज ऑर्डर होगा। सही है। इसी तरीके से प्रोडक्शन रन की तरफ आते हैं तो 16 प्लस 12 प्लस 8 20, तो बेटा ये हो गए 36। सही है। अब आ जाते हैं मशीन आवर्स। चूंकि मशीन आवर्स का मसला क्या है, मशीन आवर्स जो है इसने दिए हुए हैं पर यूनिट के हिसाब से, टोटल नहीं दिए हुए। कैलकुलेट कर लेंगे, दिस इनटू दिस करो, फिर दिस इनटू दिस करो, और फिर दिस इनटू दिस करो। ठीक है। अब मुझे जरा बताना है कितना कितना बनता है। 0.5 इंटू 15,000 बेटा इधर बनते हैं 7,500, और इधर बनता है 0.7 इंटू 12,000, तो 1200 इंटू मेरे ख्याल है 12 पंजा 60, 72 और 84, बेटा ये बनता है 8,400। ठीक है। और ये बनता है 18,000, तो बेटा ये बन जाता है आपका 18,000 से 1800 माइनस कर दो बस, ये कितना बन जाता है आपका 1800 माइनस करते हैं तो 17,200 बनते हैं। बेटा ये आपके पास मशीन आर का टोटल आ गया। फिर भी आप लोग एक दफा टैली कर लेना, खुदा के वास्ते मैथ्स की तरफ मेरी ना जाना। ये बिल्कुल ये मेरा टैली हो गया। दूसरा भी कर लेते हैं, 0.7 मल्टीप्लाई बाय 12,000, ये बिल्कुल 8,400 बन गया बेटा। और ये हो गया 0.9 मल्टीप्लाई बाय 18,000, तो ये बन गया 16,200। देखा, डाउट होता है ना बंदे को, वो ऐसा ही डाउट होता है। तो 7,500 प्लस 8,400 प्लस 16,200, तो ये हो गया बेटा 32,100। तो 32,100 मशीन आवर्स। सही है। 36 आपके पास रन है, 36 रन है और 94 ऑर्डर है। तो बेटा हम ये सिंपल सिंपल कर लेते हैं, नीचे ले आते हैं। हमारे पास 32,100, ठीक है, 36 हमारे मशीन सेटअप है, और 94 हमारे क्या है, प्रोडक्शन ऑर्डर है। सीधा सीधा हिसाब किताब है, कोई लंबी चौड़ी चीज नहीं है। अगर मैं आपको कहूं कि एक सेटअप बनाने में, एक सेटअप बनाने में कितने, एक सेटअप बनाने में कितनी कॉस्ट लगती है? आप बोलोगे कुछ भी नहीं है सर, हम इसको इससे क्या कर देंगे डिवाइड। तो बेटा वैसे यही हरकतें करो, आपको मजा आएगी बहुत। तो ये आ जाएगा पर, सो पता नहीं क्या कहते हैं, जहन में नहीं आ रहा, पर आप यूनिट पकड़ लें, इस वक्त मेरे जहन में रिकॉल नहीं हो रहा। अच्छी चीज को कहते हैं, पर कॉस्ट ड्राइवर कहते हैं, या कुछ चीजें, या पर कॉस्ट ड्राइवर यूनिट कहते हैं, इस तरीके से। बहरहाल आप इसको समझ ले, इस तरीके से कोई भी पर यूनिट की हेडिंग डाल दें इस वक्त। ठीक है। अब हाँ, असल मकसूद है इसके कॉन्सेप्ट को समझना, ना कि हमने छोटी छोटी लफाजियों को देखना। तो हम इसको जरा देख लेते हैं। ये बनता है हमारा 26,550 डिवाइडेड बाय 36, या गया 737.50। फिर हम बात कर लेते हैं, क्या आ जाता है, 66,400 डिवाइडेड बाय 32,100। बेटा ये 2 रुपए और 07 पैसा तकरीबन बनता है। ठीक है, इसको आसानी के लिए कर रहा हूँ मैं। और 48,000 डिवाइडेड बाय 94, हाँ हाँ 94,
510,6 आपके पास ये। अच्छा, राउंडिंग ऑफ में राउंड अप कर दिया करें, 638 है, राउंड ऑफ कर लें बेसिकली, 638 है तो ये 64 हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, ये आपके पास पहला काम हो गया। पहला काम क्या था, हमने सबकी कॉस्ट को निकाल लिया कि वो कितनी कितनी बननी चाहिए। अब देखें, या तो आप थोड़ा सा कैलकुलेटर चला के कर लें, ठीक है, या तो आप क्या कर लें, नीचे पूरी वर्किंग कर लें और ऊपर सिर्फ लिख दें, कुछ भी ना करें, नीचे पूरी वर्किंग कर लें और ऊपर क्या कर दें, इसको लिख दें। ठीक है, अब जैसे कि मैं यूं कह लेता हूं कि जैसे ये मैंने लिखा, ये कौन कौन सी कॉस्ट थी बेटा, जैसे कि मैं यूं करके भी लिख सकता हूँ, मशीन सेटअप, ठीक है, रनिंग कॉस्ट, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। ये मैंने लिखा ए, ये मैंने लिखा बी, यानी कि छोटा सा एक मैट्रिक्स बना देना है आपने, और ये लिखा सी। अब मैं ये एक छोटे छोटे ब्रैकेट बनाऊंगा तीनों में ही। ठीक है, सिर्फ वर्किंग करने का स्टाइल समझा रहा हूँ, आप लोग को ये आता है, आप लोग समझ भी गए होगे तो क्या करना है। ठीक है, अब देखें, अब हमारे पास जो है मशीन सेटअप, मशीन सेटअप की कॉस्ट कितनी है, 737.5। मैं सिंपल क्या लिखता हूँ, इधर सब में लिख देता हूँ 737.5, 737.5, 737.5, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। अब इधर आ जाते हैं हम मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, सिंपली सिंपली वर्किंग करने के लिए 737.5, 737.5, 737.5। अब इस तरफ आ जाते हैं, मशीन की रनिंग कॉस्ट मैंने यहाँ पर ले लिया 2.07, 2.07 और 2.07। ठीक है, ये ले लिया हमने। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं प्रोक्योरमेंट कॉस्ट की तरफ, वो आती है 510.64 में से, और उधर भी लिख देता हूँ 510.64, 510.64 और 510.64। भाई कोई ये मैं मैट्रिक्स बनाना नहीं सिखा रहा हूँ, मैथमेटिक्स वाला, ये सिंपल सी अप्रोच है। अब देखें, मैंने सिर्फ क्या करना है, इसमें डालने हैं यूनिट्स वगैरह और ये सब चीज़ें। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, ये कितना है, 16, 12, 8, 24, 28 और 42। तो हम सिंपली यहाँ लिख देते हैं 16, 12, 8, ठीक है, और यहाँ पर ये कितना आ रहा है, 24, 42 कहाँ चला गया, 24, 28 और 42, इसको भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 24, 28 और 42। ठीक है, और ये वाले हमने ऊपर ही कैलकुलेट किए हुए थे रनिंग कॉस्ट के लिए, मशीन आर 7,500, 8,400, 16,200। ठीक है, 7,500, 8,400, 16,200, और यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, सबके नीचे नीचे एक वैल्यू लिख दें बस। या बड़े कॉलम में काम करेंगे तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा, हमारे एग्जाम के कॉलम में थोड़ा छोड़ के करेंगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए। अच्छा, अभी आप जरा कैलकुलेट कर लें खुदा के वास्ते, 16 मल्टीप्लाई बाय 737.5, ये हो गया 11,800। कितना हो गया, 11,800। ठीक है, और इसके बाद हम इसको करते हैं तो ये बनता है 8,850। ठीक है, और ये हमारे पास बनता है 5,900। सही है, इसके बाद क्या आ जाता है बेटा, इसके बाद आ जाता है हमारे पास, ये आ गया 7,500 मल्टीप्लाई बाय 7,500 मल्टीप्लाई बाय 2.07 ना, 15,525। फिर इसी तरीके से 8,400 सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, 17,388। फिर 16,200 कर दो बेटा, तो ये बनता है आपके पास 33,534। सही है, अब बेटा इसी तरीके से आप उधर वाले को भी कर लो, ये बस मैकेनिकल एक्सरसाइज है, करनी पड़ती है। 12,255.36 बनता है, आप 12,255 पे ही रोक दें, कोई मसला नहीं है।
फिर आ गया 28 मल्टीप्लाई बाय 510.64, तो ये 14,298 बनता है। ठीक है, और ये आपका कितना बनता है, 42 मल्टीप्लाई बाय 510.64। ठीक है, तो ये आपके पास बनता है 21,447। ठीक है, ये आपके पास हो गया, सिंपल है। अब एक काम करें, इधर करें टोटल, क्योंकि हमें निकालने का क्या बोला है इसने, पर यूनिट निकालने का बोला है। क्या बोला है, पर यूनिट निकालने का बोला है। तो जरा एक काम करें, इस पूरे को टोटल करें, 11,800, यूं इस तरीके से टोटल करें बेटा। ये क्या बनता है, 11,800 प्लस 15,525 प्लस 12,255। ठीक है, तो ये बनता है बेटा 39,580। सही है। इसके बाद क्या है हमारे पास, ये है 8,850 प्लस 17,388 और प्लस 14,298। अच्छा, जिस बच्चे की उर्दू अच्छी नहीं है और वो रिलेट नहीं कर पा रहा, तो भाई बता देना मुझे, मैं थोड़ा उर्दू दान हूँ, मसला यही है। हमने जो है हिसाब सीखा है ना, मैथ्स नहीं पढ़ी है सही से। 33,534 एंड 21,447, तो ये आपके पास हो गया 60,881। ठीक है, अब देखिए हमने टोटल ओवरहेड निकाल दिया ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, लेबर। फिर हमने कैसे निकाले, हमने निकाला है कि पूरे बैच के अंदर हमारे कितने बैच बदलेंगे, कितने मशीन आवर्स लगेंगे। तो हमने एक्टिविटी को बेसिकली ट्रेस किया, और एक्टिविटी को ट्रेस करने के बाद हमने क्या किया, उसकी बेसिस पे ओवरहेड एलोकेट कर दिए। और हम कितने यूनिट्स बनाएंगे, जरा इधर यूनिट्स लिख दें। ठीक है, तो यूनिट्स की तरफ अगर हम जाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास अब मशीन रनिंग कॉस्ट है। ठीक है, तो आपके पास मशीन रनिंग कॉस्ट जो होगी वो किसकी बेसिस पे होगी, वो आपकी होगी होता है। लेकिन हम आसान आसान करने के लिए, चूंकि हमने यूनिट बेस पे ले जा रहे हैं, तो 15,000, 12,000 और 18,000 से सिंपली क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो। 15,000, 12,000 और 18,000 से सिंपली क्या कर दो, डिवाइड कर दो। एक ये भी अप्रोच है, एक अप्रोच ये है कि उसको भी आप अलग अलग करके दिखा दें कि इसका इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है, वो भी कर सकते हैं, वो भी सही है, ये भी सही है। 39,580 डिवाइडेड बाय 15,000, तो फी यूनिट आपको लग रहा है 2.64 अप्रोक्सीमेटली। इसमें क्या लग रहा है, 40,536 डिवाइडेड बाय 12,000, 3.38। आसानी के लिए बेटा 60,881 डिवाइडेड बाय 18,000, और ये हो गया आपका 3.38 ही बनता है। ये भी इतना ही मैंने, हाँ जी ये इतना ही बनता है। ठीक है, अब देखें 2.64, 3.38, 3.38, आसानी के लिए तो मैं इधर लिख दिया 2.64, ये गलत लिख दिया 2.64, और ये आपके पास आ गया 3.38 और 3.38, ऐसे ही है। अब जरा इसको टोटल करें। अब जब आप इसको टोटल करेंगे ना, तो आपको रिजल्ट बड़ा अजीब सा लगेगा। ये कितना बना, 6.52। दूसरा निकालते हैं, 3.6 प्लस 2.22 प्लस 3.38, तो ये बन गया 9.2। और ये कितना है बेटा, 4.8 प्लस 2.96 प्लस 3.38, तो बेटा ये बन गया 11.14। ठीक है, यानी ये 6.5 रुपए का पड़ता है, ये 9.2 का पड़ता है, और ये 11.14 का पड़ता है। यहाँ पर देखें, ये अगर मैं इधर लिखता हूँ, ये मेरे पास कितने का पड़ रहा है, 11.14। ठीक है, ये कितने का पड़ रहा है, 9.2। मैं इधर जानबूझकर लिख रहा हूँ किसी सबब से, और ये मुझे पड़ रहा है 6.52 का। ये एबीसी के अंदर पड़ रहा है, और ये ट्रेडिशनल में पड़ रहा है। अब देखो, अगर मैं ट्रेडिशनल फॉलो कर रहा हूँ, तो मैंने बेस क्या बनाई होगी, मैंने बेस इसको बनाया होगा, और मैंने इस पे क्या कर दी होगी, प्राइसिंग कर दी होगी। ठीक है, जब मैंने इस पे प्राइसिंग की, तो इन दोनों का वैसे ही डिफरेंस ले लेते हैं, ये तकरीबन बनते हैं 8 और 52, ये कोई 60 सेंट्स का फर्क पड़ता है, ऐसे ही है। 60 सेंट, या पाकिस्तान में 60 पैसास भी आप कह सकते हैं।
अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये आपके पड़ते हैं 12 और 20, ये बनते हैं 32 सेंट या 32 पैसे। और इसकी बात कर लेते हैं तो ये आपका पड़ जाता है 70 पैसे। ऐसे ही है। तो देखो यहाँ पर क्या मसला हुआ होगा कि यहाँ पर जिस चीज की बेस मुझे 5.92 बनाई हुई है वो टेक्निकली मुझे 6.52 की बनानी चाहिए थी, क्योंकि मैं कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग करता हूँ। अज्यूम कर लेते हैं कि मैं सोचता हूँ कि ये मोबाइल जब मुझे 20 रुपए का पड़ता है तो मैं उसको 10% ऐड करूंगा और 22 रुपए का बेचूंगा। और मुझे अभी पता चल रहा है कि इसकी सही कॉस्टिंग अगर मैं एक्टिविटी बेस से करता हूं तो ये मुझे 20 रुपए का पड़ ही नहीं रहा, ये तो पड़ ही मुझे 20.5 रुपए का रहा है। तो बेसिकली जो मैं समझ रहा हूँ ना कि हर मोबाइल पे बेचने पे मैं 2 रुपए कमा रहा हूँ, मैं कमा ही 1.5 रुपया रहा हूँ। ठीक है, मैं कमा ही 1.5 रुपया रहा हूँ। और मैं सोच रहा हूँ ये मोबाइल क्यों पागलों की तरह बिक रहा है भाई, इसीलिए कि आप पोस्टिंग ही गलत कर रहे हैं। ऑन दी अदर साइड ये वाली को देखते हैं तो हमने इसमें भी सिमिलर सिनेरियो किया होगा। हमें 8 पॉइंट, हम हर हर यूनिट में जो है 30 पैसे कम कॉस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, और जबकि इसमें हम 70 पैसे, अगर आप गौर करें ना, 70 पैसे हमारे पास रूम ऑफ मार्जिन है। तो चूंकि हो सकता है ये हमारा प्रोडक्ट क्या हो रहा हो, लेस सेल हो रहा हो। क्यों? क्योंकि हमने इसको मार्केट से अबव प्राइस पे सेट करके बैठे हुए हो। ठीक है, तो एबीसी कोस्टिंग और ट्रेडिशनल कोस्टिंग का क्या आपस में ताल्लुक है? देखो, ट्रेडिशनल कोस्टिंग आपको एक जनरल अप्रोच बताता है, लेबर आर्ट ले लो, मशीन, वो एक टाइप ऑफ सॉर्ट ऑफ ब्लैंकेट रेट की तरफ ले जाता है आपको। लेकिन जब आप एबीसी कोस्टिंग की तरफ जाते हो तो आप आइडेंटिफाई करते हो कि वो कोस्ट पड़ क्यों रही है आपको। जो आपको सर्विस आप ऑब्टेन कर रहे हो या जो आपकी ओवरहेड जेनरिक कॉस्ट पड़ी, आप उसकी रूट में जाते हो कि वो पड़ क्यों रही है, इसीलिए तो उसको कहते हैं कॉस्ट ड्राइवर। यानी कि वो कॉस्ट तो आपको नजर आ रही है, कॉस्ट आउटपुट होती है बेटा। कॉस्ट पड़ क्यों रही है, कॉस्ट के इनपुट के फैक्टर क्या है, उसको कॉस्ट ड्राइवर कहते हैं। अगर आपको कॉस्ट ड्राइवर पता चल जाए तो, और आप ये पता लगा ले कि ये कॉस्ट ड्राइवर किस डिपार्टमेंट के सबब बन रहे हैं और उसकी कॉस्ट उसमें डिवाइड कर दे, तो आप बहुत रियल पिक्चर में चले जाते हैं। लेकिन मैं इस दो लाइनों के साथ मजीद इख्तिताम करूंगा। देखिए बेटा, याद रखिएगा, कॉस्ट ड्राइवर हमेशा ट्रेसेबल नहीं होता है, हमेशा ट्रेसेबल नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे आपको खर्चे मिलेंगे जिसके कॉस्ट ड्राइवर ट्रेसेबल ही नहीं। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने अभी उसकी बात की ना, ये प्रोडक्शन के सुपरवाइजर होते हैं, प्रोडक्शन के हेड होते हैं, फैक्ट्री के मैनेजर होते हैं। मुझे बता दो, होते हैं तो हो तो ओवरहेड है यार। अब हमारे पास कोई ऐसा रास्ता नहीं होता कि हम उसको बता सकें कि ये वाले में या वो वाले में ये ज्यादा टाइम सर्व करता है या कम टाइम सर्व करता है। हम क्या यूनिट पे निकाल लें? हो सकता है कि किसी डिपार्टमेंट में वो 2 घंटे लगाता हो, लेकिन उस डिपार्टमेंट में 2 घंटे से बनते 4 यूनिट है। और किसी डिपार्टमेंट में वो 4 घंटे लगाता हो और उस 4 घंटे में बनता सिर्फ 1 यूनिट है, तो ये यूनिट वाली बात भी बेकार हो गई। चले सर, हम आर्ट्स पे लगा देते हैं भाई, बाज औकात मशीनें ऑटोमेटेड और मैनुअल का भी चक्कर होता है। कुछ मशीनें बहुत ऑटोमेटेड होती है, उसमें मसला आना शाज होता है ना, शाजो नादिर सुना होगा ना वर्ड, शाज का मतलब होता है रेयर होता है। ठीक है, और कुछ मशीनें जो होती हैं वो थोड़ी सी सेमी मैनुअल टाइप की होती हैं, तो वहां पर मसाइल आते रहते हैं। मशीनें नई है, पुरानी है, तो उसमें भी फैक्ट्री मैनेजर का टाइम इन्वॉल्व कम ज्यादा हो सकता है। भाई देखो ना, मसाइल डिफरेंट होते हैं। प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्सिटी, हो सकता है किसी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्सिटी डिफरेंट हो, किसी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्सिटी डिफरेंट हो, तो ये भी मसला होता है। तो देयर आर नुमीरियस पॉसिबिलिटीज के जहां पर आपके पास ट्रेसेबिलिटी नहीं होती है। तो इसीलिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एक अच्छी अप्रोच है, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है? ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। नंबर टू, आप जो है इसकी टो में लग जाते हो तो सम टाइम क्या होता है कि आप जो है रेजगारी गिनने के चक्कर में पाउंड्स खो देते हो, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के लिए बहुत तगड़ा सिस्टम चाहिए, बहुत तगड़े इनपुट आउटपुट के कंट्रोल चाहिए। मैं आपको अपनी मैं एग्जांपल दे देता हूँ। फैक्ट्रीज में क्या होता है, आपने लेबर बुलाई, अब लेबर बुलाई, लेबर जो होती है ना आ गई, और उस दिन किसी भी सबब से आपने लेबर तो बुला ली, अब उसका दिहाड़ी पक्की है, उसकी 100% दिहाड़ी पक्की है। ठीक है, अब आपने जिस प्लांट के लिए लेबर बुलाई थी, पता चला कि उस प्लांट में कोई खराबी आ गई या आइडल टाइम आ रहा है, तो आपने क्या किया, उस लेबर को किसी और डिपार्टमेंट में यूटिलाइज कर दिया। अब मुझे बताओ, इतनी कौन ध्यान रखेगा, क्योंकि लेबर बुलाई जिसने उसके पास कॉस्ट बुक हो रही होगी ना, तो इतना कौन ध्यान रखेगा कि इसकी कॉस्ट वहां पर चली गई है तो उसको क्या करें। और ये उमूमी फैक्टर है, मतलब इसको मैं ये नहीं कह सकता कि ये नहीं होगा। वो लेबर बीमार भी हो सकती है, आपकी लेबर चल रही है जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर है वो बीमार हो गई। अब एक जगह 3 बंदे शॉर्ट हो गए, उसने बोला एक काम कर,
उसने एक डिपार्टमेंट से एक बंदा लिया, एक डिपार्टमेंट से एक बंदा लिया, ताकि ये लोग सबका काम थोड़ा थोड़ा मतलब जाहिर करना पड़े। अब देखें वो बंदे दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट थे, ए डिपार्टमेंट वाले के 3 बंदे शॉर्ट है, उसने बी से एक डिपार्टमेंट से बंदा ले लिया, सी से एक ले लिया, उसकी कॉस्ट को कैसे पकड़ने जाएंगे? तो देयर आर न्यूमेरियस थिंग्स। और फिर मैं ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे जब इंशाल्लाह, तो बाज़ औक़ात उसमें भी अब टैली नहीं कर पाते, उसमें भी टैली नहीं कर पाते। तो ये एक बड़ा फेनोमिनल प्रॉब्लम होता है और नॉन प्रॉब्लम होता है, तो इसको करना जरा सा मुश्किल होता है। बाकी ये सवालों की पूरी एक तवील लिस्ट है, मैं अगर आपको इस सवालों की लिस्ट से घुमा सकूं तो आपको नजर आएगा। ये आपको सीए में ABC सेकंड क्वेश्चन आ गया, इसके अंदर भी ओवरहेड सामने लिखे हैं, आप इसको भी चाहे कर सकते हैं। इसी तरीके से आप जाएंगे, सीए में ABC है, ये थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और ये भी आप क्वेश्चन इसको इसी तरीके से कर सकते हैं। अब ये देखें, इसमें जो है ना थर्ड पॉइंट, डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ स्विच टू ABC ऑन प्राइसिंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ये करने की कोशिश कीजिएगा, अल्लाह ना करे ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ना तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम आएगी। मैं आप डिस्कस करता रहूंगा, जो जो सवाल मैं करवाऊंगा मैं करता रहूंगा, यूनिक सवाल जितने होंगे वो मैं करवाऊंगा आप लोगों को, उसको करते रहेंगे इंशाल्लाह। ये देखें यहाँ पर छोटे बड़े मिला के ये कुछ 6 क्वेश्चंस तो मैंने इसमें डाल दिए हैं, ठीक है। अब ये 6 क्वेश्चन मैं इस पे लगा दूंगा, तो आप लोग जो है रिकॉर्डेड में अगर कोई बच्चे हैं तो वो साथ साथ करते रहो, जो रिकॉर्डेड नहीं है, जो रियल टाइम भी ले रहे हैं, तो उनके पास भी सॉफ्ट कॉपी मोबाइल में अवेलेबल हो। भाई फेसबुक की रील देख रहे हो, इससे बेहतर है मोबाइल की देख के प्रॉब्लम सॉल्व कर देना। या फिर मेरे जो है लेक्चर जो है रिकॉर्डेड भी आप लोग के पास तो माशाल्लाह एक्सेस होता है, एक टिकट में 2 मजे होते हैं, तो वो टिकट में 2 मजे जो है उनको लें। भाई पैसे खर्च करते हैं हलाल, उसको सही से यूटिलाइज करें, जूस निकालें आप। हम तो कहीं पढ़ने आते थे, एक जगह में पढ़ने आते तो मुझे कहते थे भाई, हम लोग कहते थे सर ये भाई, बोलते थे जाओ एकेडमी, हम लोग एकेडमी कहते हैं उसको, तो वो कहते थे भाई पैसे वसूल करो, आप लोग नहीं डाले कि उसकी बड़ी नॉमिनल सी फीस है, तो हम मुस्कुरा देते कि सर ये क्या बात कर रहे हैं। लेकिन वो बात तो सही कह रहे हैं, इफ यू आर पेइंग फॉर समथिंग व्हाई डोंट यू आर गेटिंग बेनिफिट फॉर इफ इन अ होल मैनर ना। आप होल मैनर में तो नहीं ले रहे, आप तो बस बनी तो बनी, नहीं तो अब्दुल गनी, पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। फिर परेशानी है बिग फोर में भी जाना है भाई, खम्मा टेंशन नहीं लो, सब जगह चले जाओगे, लेकिन पहले जो फर्स्ट थिंग फर्स्ट है उस पर ध्यान दो। वो वाले 2 साल के बाद वाले प्रॉब्लम को देख रहे हैं भाई, जो चीज आज प्रॉब्लम है उसको पहले सॉल्व करो। when you start looking at the big problem which is not actually the problem of today, तो फिर क्या होता है कि जब आप प्रॉब्लम ऑफ नाउ पे फोकस नहीं करते ना, तो ना आपका प्रॉब्लम ऑफ नाउ सॉल्व होता है, ना फ्यूचर के प्रॉब्लम के लिए आप रेडी हो रहे होते हैं। तो ये एक इशू है। तो इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल जो है फिर इसकी मजीद प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। लेकिन खुदा के वास्ते टाइम पर क्लासेस ज्वाइन करें, जो लोग रिकॉर्डेड भी सुन रहे हैं, मेरे इनसे इल्तमास है भाईजान, होश में आ जाओ। आई कैप ने ना आपको दोबारा बुलाने का शौक उसको कुछ भी नहीं है, लेकिन आप लोग जो है अपनी जिस तरीके की रविश रखते हैं फिर परेशानी उठाते हैं। सब प्रॉब्लम को साइड पे कर दो, फिजिकल आके बैठो, ऑनलाइन आके बैठो, लेकिन सब प्रॉब्लम को साइड करके आओ। ये रिकॉर्डेड वाली आदत, रिकॉर्डेड देखो एज एन ऑप्शन रखो। आप लोगों ने रिकॉर्डेड को एज एन एजेंशियल रख लिया, ये प्रॉब्लम है, इट्स अ बिग प्रॉब्लम। तो ये मैं कह रहा हूँ, जो लोग भी यहाँ पर मुस्तफीज होने आते हैं वो इससे मुकम्मल इस्तेफादा हासिल करें और अपने आप को ज़ाया ना करें। वक्त बहुत कदर कीमत शे है, मतलब मैं आज कहता हूँ कि अगर वक्त मुझे मिले और इसके बदले किसी चीज़ को मुझे ट्रेड ऑफ करना पड़ जाए तो मैं तैयार हो जाऊँ कि यार कोई मसला नहीं है, मैं ट्रेड ऑफ करने को तैयार हूँ। तो वक्त एक बड़ी चीज़ है, उसको आप चीज़ों की तरफ, दुनियावी मटीरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ना जाए, ठीक है। अपनी जो है दुनियावी और उखरवी कामयाबियों की तरफ तवज्जो दें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा गेन करें और कम से कम अपना वक्त ज़ाया करें। देखिए वक्त आपको, मैं वक्त आप लोगों का भी ले रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट आपको समझाना चाहूंगा, एक जहन में चीज़ सी देखें। मैं टाइम को ऐसे लेता हूँ कि टाइम जो है ना बहुत बड़ा रिसोर्स है। टाइम को आप दो चीज़ों में से एक करते हो, या तो आप वेस्ट करते हो, ठीक है, या आप यूज करते हो। तो यूज करते हो तो वो दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं नॉन प्रोडक्टिव, ठीक है, एक होते हैं प्रोडक्टिव। जब आप प्रोडक्टिव की बात करते हो तो प्रोडक्टिव में बहुत सारी चीजें प्रोडक्टिव है। प्रोडक्टिव में भी कुछ होती हैं एसेंशियल, लाजिम है उसको करना ही करना है, और कुछ होती हैं आपकी, मैं ये क्या कहूँगा इसको,
वो आपकी जो होती है ना बेसिकली एसेंशियल होती है, और कुछ आपकी जो होती है एस्पायरिंग नीड्स के लिए आपको कह रहे हैं, एस्पायरिंग नीड्स होती हैं वो आपकी। ठीक है, या आपको आपको वैल्यू ऐड करती हैं। और मैं वेस्ट की बात करूं तो वेस्ट में मैं क्या बताऊं आप लोगों को। ठीक है, एसेंशियल में क्या आ जाता है, स्लीप हो गया, खाना पीना हो गया, नमाज है, ये सारे एसेंशियल है। नमाज तो फर्स्ट एसेंशियल है, भूल ना जाना। मर के अल्लाह को जवाब देना है बेटा, ये जहन को हमेशा याद रखें, हाजिर रखें। इस्तेजार होना चाहिए जहन में। सीए भी ये सब ये जो है ना डिग्रियां बढ़ जानी है। ठीक है, तो कामयाब वही है जो ईमान से दुनिया की हालत में गया। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर स्लीप, मैंने स्लीप का जिक्र किया, लोग सो रहे होते हैं और ऑब्वियसली। अब इसके अलावा फिर आप वैल्यू एडेड एक्टिविटी करते हैं। वैल्यू एडेड में क्या आ जाता है आपके पास, आप प्ले कर लेते हैं, खेलना है, स्टडी है। ठीक है, एक्स्ट्रा आपकी जो एक्टिविटीज जितनी आ जाती है। मैं आप लोगों से सिर्फ एक गुजारिश करूंगा, सबसे पहले तो अपने आप को आइडेंटिफाई करें कहाँ आप टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप उसको यूज कर रहे हैं तो प्रोडक्टिव आ रहे हैं, नॉन प्रोडक्टिव आ रहे हैं। नॉन प्रोडक्टिव चीज तो नहीं है। देखो, आप वक्त को यूज कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप रील्स देख रहे हैं, टेक्निकली तो आप वेस्ट ही कर रहे हैं। लेकिन अज्यूम कर लेते हैं वो रील्स आप है ना वैल्यू एडिशन के लिए देख रहे हैं। कैसे आप उस रील से चीजों को समझ रहे हैं, मिसाल के तौर पर कोई लेक्चर ले रहे हैं, कोई चीज है, रील छोड़ी। लेकिन मैं कहूंगा यार ये आज की जरूरत तो नहीं है ना। आज के लिए नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी, जो प्रोडक्टिव आज है उसको देखो। तो अपनी जिंदगी में साइकिल बनाओ, कौन सी चीज प्रोडक्टिव है, कौन सी चीज नहीं है, किस चीज से। और ये स्क्रीन टाइम कम से कम करो, पढ़ने की तरफ तवज्जो दो, अल्लाह पाक करम करने वाली ज़ात है। यूं समझ लो, मैं लोगों को ऐसे बोलता हूँ, डू और डाई वाला पेपर दे के आओ। डू और डाई वाला पेपर दे के आओगे ना, आपसे पेपर निकल जाएगा। जब आप लोग कंप्लेसेंट होते हो, कोई गल नहीं, फिर आ जाएगी, दोबारा आ जाएगी, अगली बारी फिर तैयारी, ऐसा नहीं करना है खुदा के वास्ते। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम।